अच्छो। हाँ जी सर, वेलकम टू दी अनदर चार्ट रिवीजन। ये चार्ट रिवीजन है सैलरी टॉपिक का, जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीए इंटर, सीएम इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव में। अगर आप ये चार्ट रिवीजन देख रहे हैं, ये चार्ट्स आपको ekatvam.academy.com से मिलेंगे, हमारे जितने सेंटर पार्टनर्स है वहां से मिल जाएंगे। ये चार्ट रिवीजन इंश्योर करता है कि आपका फटाफट क्विक रिवीजन हो जाए, और इसके बाद जो हमारा एमआरपी बुक है वो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एम का मतलब होता है एमटीपी, आर का मतलब होता है आरटीपी, और पी का मतलब होता है पास्ट पेपर्स। यस और नो? तो ये जो चार्ट रिवीजन है इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, सैलरी जो है ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सेक्शन नंबर के हिसाब से तो ये बड़ा छोटा है, लेकिन कंटेंट के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। अगर आपको सैलरी का बहुत अच्छे से रिवीजन करना है तो ये चार्ट रिवीजन आपको हेल्प कर देगा। सैलरी का रिवीजन आपका किस तरीके से करना चाहिए? लॉजिकली पहले आपको बेसिक्स वाला पार्ट पूरा करना चाहिए, इसके बाद आपको परक्विजिट्स वाला पार्ट पूरा करना चाहिए, फिर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट पूरा करना चाहिए, और फिर आके आपको अलाउंसेस वाला पार्ट पूरा करना चाहिए। बेसिकली एक बच्चे का सैलरी का रिवीजन इसलिए भी पूरा नहीं हो पाता क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो बेसिक से चालू करेगा, फिर वो अलाउंसेस में जाएगा और अपना दम तोड़ देता है कहां? रिटायरमेंट बेनिफिट पे, और परक्विजिट पे पहुंच ही नहीं पाता। तो आप जब रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कीजिए। आप पहले सैलरी का बेसिक पार्ट कंप्लीट कीजिए, इसके बाद आप डायरेक्टली परक्विजिट्स में जाइए, क्योंकि आधे से ज्यादा सैलरी परक्विजिट्स पे बेस्ड होता है। तो परक्विजिट्स पे जाइए, परक्विजिट्स के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट पे आइए, और फिर आप अलाउंसेस पे आइए, तो आपका रिवीजन बेहतर होगा। ये चार्ट रिवीजन में हम इस तरीके से ही फॉलो करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट रिवीजन ऑफ सैलरी। लेट्स गो। हाँ जी सर, तो सैलरी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 15 टू 17। 15 से लेके 17 तक के आपका पूरा सैलरी कवर होता है। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन देता है। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो भैया अगर आपको सैलरी के अंदर में अपनी इनकम को टैक्स करवाना है तो ये जो सैलरी आपको मिल रही है वो एम्प्लॉयर से मिलनी जरूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में दो बातें हैं जिसको शायद पूछा जा सकता है। पहला, कि फर्म से पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है क्या वो सैलरी में आएगा? द आंसर इज नो। Why? Because there is no employer employee relationship. दूसरा, एमपी एमएलए को जो अमाउंट मिल रही है क्या वो सैलरी में आएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉय, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और इसलिए उनका इनकम या तो पीजीबीपी या तो आईएफओएस के अंदर में जाना चाहिए। राइट? तो सैलरी का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? ये रिश्ता क्या कहलाता है दोस्तों? जल्दी बताओ। ये रिश्ता कहलाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो भैया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। राइट? एम्प्लॉयर मतलब कौन हो सकता है? गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी सैलरी में टैक्सेबल होगी। एम्प्लॉय मतलब कौन हो सकता है? स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर में कवर होते हैं। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विचएवर इज अर्लियर। यस, तो सैलरी कहां से टैक्सेबल है? या तो ड्यू पहले हो जाए या तो रिसीट पहले हो जाए, विचएवर इज अर्लियर के बेसिस पे इसको टैक्स किया जाता है। याद रखिए, अगर ड्यू बेसिस पे टैक्स हो चुका है तो फिर अगेन रिसीट बेसिस पे वो टैक्स नहीं होगा। जनरली सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विचएवर इज अर्लियर, बट कुछ चीजें सिर्फ रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होती है। जैसे एडवांस सैलरी रिसीव हुई तो ही टैक्सेबल होगी, बोनस रिसीव हुआ तो ही टैक्सेबल होगा, सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड एंड अरियर्स ऑफ सैलरी। ये चार चीजें ऐसी हैं जो रिसीव्ड होने पे ही टैक्सेबल होगी। ड्यू और रिसीट विचएवर इज अर्लियर के बेसिस पे टैक्स नहीं की जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, लेट्स स्टार्ट विद द अनदर पॉइंट। सैलरी हम जब भी कंप्यूट करते हैं बेसिकली इसमें तीन पार्ट होते हैं। बेसिक इंक्लूडिंग द रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस टैक्सेबल अलाउंस प्लस टैक्सेबल परक्विजिट। यानी सैलरी जब भी मिले कैसे मिलनी चाहिए बेटा? बाप मिलनी चाहिए। बाप बोले तो बेसिक प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाता है आपका ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से आप डिडक्शन माइनस करते हैं तब बनता है आपका टैक्सेबल सैलरी। यस और नो? अच्छा, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे अग्निवीर कॉर्पस फंड में पैसा लगाया है, क्या ये सैलरी का पार्ट बनेगा? आंसर इज यस। सैलरी इंक्लूड कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसएससी के बिहाफ पे अग्निवीर कॉर्पस फंड में पैसा डाला, पहले सैलरी में क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, और बाद में 80CCH2 में डिडक्शन मिलेगा। राइट? एंड बाद में उसको 80CCH के अंदर में क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। यस, तो बेसिकली पूरे सेक्शन 15 से क्या याद रखना है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होनी चाहिए, बस ये वाला पार्ट याद रखना है। यस, चेक करो। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फुल्ली टैक्सेबल पार्ट ऑफ सैलरी। देखिए, सैलरी के अंदर में ये चीजें अगर रिसीव हो रही है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगी। एक बात याद रखिए, सैलरी के अंदर में बेसिक, फीस या फिर वेजेस, ये तीनों एक ही वर्ड है। राइट? सो सैलरी में क्या क्या टैक्सेबल है? पहला बेसिक, दूसरा बोनस जो आपको रिसीव हो रहा है वो, तीसरा फीस जो आपको रिसीव हो रही है वो, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, एनी कमीशन, लीव एनकैशमेंट और अनकम्यूटेड पेंशन। ये सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल कंपोनेंट ऑफ सैलरी है। अब यहाँ पे कहां कहां क्या क्या इशू आते हैं एग्जाम में, आपको वो सारी डिटेल अच्छी से बता देता हूं। जैसे आता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी एग्जाम में आपको दो तरीके से दिया जाता है, एक आपको मंथली सैलरी दिया होगा और दूसरा ग्रेड पे दिया होगा।
अगर आपको पर मंथ सैलरी दी है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, सैलरी इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिक टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ग्रेड पे दिया है तो वो कुछ इस तरीके से दिया होता है, लेट्स से 40,000, 4,000, 60,000, इस तरीके से आपको ग्रेड पे दिया होगा। अब इसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होता है, याद करो बच्चों, हम लोगों ने करा था, इसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होता है, जब भी एम्प्लॉय वर्क ज्वाइन करेगा तो उसका सैलरी होगा 40,000 पर मंथ, जैसे उसको 1 ईयर कंप्लीट होगा तो उसका सैलरी 4,000 से इंक्रीज होकर 44,000 पर मंथ हो जाएगा। और ऐसा तब तक चलता रहेगा हर साल जब तक कि उसका सैलरी 60,000 पर मंथ नहीं हो जाता। आई यू गेटिंग द पॉइंट? इसके ऊपर हमने रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों के अंदर में क्वेश्चन लिए हैं, जरूर सॉल्व करिएगा। दूसरा आता है बोनस का एडजस्टमेंट। बोनस भी आपको दो तरीके से एडजस्ट करके दिया जा सकता है, एक बोनस का या तो आपको अमाउंट दे देंगे या तो दूसरा नंबर ऑफ मंथ्स का बोनस देंगे। जैसे बोनस इज 2 मंथ ऑफ सैलरी, तो आपको क्या करना चाहिए फिर, बेसिक इंटू 2 मंथ्स, इस तरीके से आपका टैक्सेबल बोनस निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से कमीशन भी दो तरीके से दिया जा सकता है, एक आपको सीधा कमीशन का अमाउंट दे देंगे, दूसरा एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर देंगे। अगर परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दिया है तो टर्नओवर का अमाउंट भी दिया जाएगा, टर्नओवर इनटू परसेंटेज आपका टैक्सेबल कमीशन निकलना चाहिए। यस और नो? अब ये अनकम्यूटेड पेंशन क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद अगर पेंशन आपको मंथली बेसिस पे मिले, यस, जिसको हम कहते हैं मंथली पेंशन। सो रिटायरमेंट के बाद अगर आपको पेंशन मंथली बेसिस पे मिले तो इसके हम कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, जो टोटली क्या होता है बेटा, टैक्सेबल होता है। फिर आता है लीव एनकैशमेंट या लीव सैलरी। क्या होता है ये, अगर मान लीजिए आपको लीव, पेड लीव था और आपने लीव लेने के बदले काम कर दिया तो वो जो पैसा है आपको लीव सैलरी के नाम से मिलता है, विच इज टोटली टैक्सेबल। तो एक बार इस लिस्ट को पूरा देख लीजिए, दीज अमाउंट्स आर फुल्ली टैक्सेबल। बेटा यहां से निकल के अब मैं डायरेक्टली जा रहा हूं परक्विजिट्स के ऊपर, क्योंकि मैं जानता हूं आप परक्विजिट्स तक पहुंचते पहुंचते अपना गेम ओवर कर दोगे। इसी के लिए मैं पहले परक्विजिट पढ़ाऊंगा, बाद में आके रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ाऊंगा और फिर अलाउंसेस पढ़ाऊंगा। यस, तो नीचे आइए, परक्विजिट्स में आइए, और परक्विजिट्स भी हम कोई लाइन से नहीं पढ़ने वाले, अलग अलग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ऐसे परक्विजिट्स के ऊपर जो एग्जाम में बड़े रेलेवेंट है, राइट। सबसे पहला उनमें से आता है गिफ्ट, सबसे पहला उनमें से आता है गिफ्ट। लेट्स गो फॉर इट। चलिए, गिफ्ट एज अ परक्विजिट की बात करूं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर गिफ्ट देता है, ये गिफ्ट की वैल्यू अगर ईयरली 5,000 रुपीज है, नथिंग इज टैक्सेबल। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ गिफ्ट एक्सीड करता है 5,000 रुपीज से, तो यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है जो आपको करने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, 5,000 के ऊपर अगर कोई भी अमाउंट गई, द होल अमाउंट इज टैक्सेबल। ये वो अप्रोच है जो ICAI एंड ICMAI लेता है। दैट मीन्स लेट्स से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 रुपीज है, तो ICAI क्या करता है, पूरे 10,000 रुपीज को टैक्स कर देता है। यस और नो? और नीचे लिखता है एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। व्हाट इज ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन? ओनली डिफरेंशियल अमाउंट इज टैक्सेबल। जिसका मतलब ये होता है कि लेट्स से अगर 10,000 का गिफ्ट है, वो ओनली 5,000 टैक्स करेंगे। अब देखिए, ICAI अपने जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उन सभी में ये सॉल्व करता है कि 5,000 के ऊपर जो भी गिफ्ट मिला ये कंप्लीटली टैक्स करता है सैलरी शीट के अंदर में, और नीचे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देता है। सर हम क्या करेंगे? आप तो जानते हैं आंसर 3 प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और ICAI। आपको भी ICAI वाला फॉलो करना है। तो चेक कीजिए, अगर कॉस्ट 5,000 रुपीज तक के है, नथिंग इज टैक्सेबल। अगर कॉस्ट 5,000 के ऊपर है, अल्टरनेटिव 1 जो हमें भी करना चाहिए, इट इज फॉलोड बाय ICAI एंड ICMAI, दैट अमाउंट एक्सीडिंग 5,000 इज फुल्ली टैक्सेबल। सेकंड अप्रोच क्या है जो आप नोट्स में लिखेंगे, ICAI प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव इफ द अमाउंट एक्सीड 5,000 ओनली द एक्सेस पोर्शन विल बी टैक्सेबल। यस मालिक, चेक करो। चलिए, नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पर्पस दो हो सकते हैं, पहला हो सकता है ऑफिशियल पर्पस, दूसरा हो सकता है अदर पर्पस। अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया तो एम्प्लॉय को तो कुछ बेनिफिट मिला ही नहीं, जब एम्प्लॉय को तो उसको बेनिफिट मिला ही नहीं तो टैक्सेबिलिटी आ सकती नहीं। सो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया तो टैक्सेबिलिटी आएगी नील। यही अगर अदर पर्पस के लिए दे दिया तो वट एवर इज द एक्चुअल कॉस्ट बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड का बिल तो कंपनी बेयर करेगी, तो वट एवर इज द कॉस्ट बॉर्न बाय एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये एनीथिंग रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय क्या होता है? मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का बिल आया 10,000 और एम्प्लॉय की सैलरी से आपने सिर्फ 2,000 डिडक्ट किया, नेट बेनिफिट टू एम्प्लॉय कितना हुआ? 8,000। तो 10,000 इज द कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, 2,000 इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय एंड 8,000 विल बी कॉल्ड एज परक्विजिट। अब आपके मन में एक सवाल बहुत ऑब्वियस है आने लायक, पहला कि सर हमें कैसे पता चलेगा क्या पर्पस के लिए दिया है, क्या किया है, क्यों किया है?
तो इसके लिए डिटेल्स का रिक्वायरमेंट दिया है एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं, पर्पस क्या है, एटसेट्रा। सो कंप्लीट डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंसेस आर मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर which may includes the date and nature of expenses. An employer give a certificate for such expenses to the effect that same was incurred wholly or exclusively for performance of official duty. तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताना कि ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है, नहीं है, एंड एक्सेट्रा कितना एक्सपेंसेस हुआ है। यस, चेक करो। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट फैसिलिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है क्लब फैसिलिटी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। अगर ये ऑफिशियल पर्पस के लिए होगी तो नील। एक बात आप दिमाग में फिट कर दीजिए, कोई भी बेनिफिट जो ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है उसमें एम्प्लॉय का पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं होता तो टैक्सेबिलिटी नहीं आ सकती। दूसरा, अगर ये क्लब फैसिलिटी सारे एम्प्लॉय को यूनिफॉर्मली दी गई है तो भी ये टैक्सेबल परक्विजिट नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिक दिया है तो जो क्लब दिया जाता है, यहां पे क्लब का मतलब होता है हेल्थ क्लब, जिम एंड अदर थिंग। अब इसमें दो तरीके के होता है, आपने भी लाइफ में कभी ना कभी तो जिम लगाया होगा, 5 दिन जाने के बाद छोड़ दिया होगा, बस वैसा ही कुछ। अब जब आप जिम लगाते हैं तो आपको पता है एक होता है मेंबरशिप फीस देना और दूसरा इनिशियल मेंबरशिप फीस देना और दूसरा होता है मंथली फीस देना। तो जो इनिशियल मेंबरशिप फीस है उसका वैल्यू आप हमेशा नील पकड़ेंगे। अदर मेंबरशिप जो आप मंथली दे रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। तो अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया नील, यूनिफॉर्मली दिया सब एम्प्लॉय को नील। अगर ये इनिशियल फीस भरा है नील, बाकी सभी केस में एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। Again, exam point of view not so important. नेक्स्ट परक्विजिट आता है हमारा ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कई बार ईसॉप्स प्रोवाइड करता है, राइट। ये जो ईसॉप्स होते हैं ये मार्केट वैल्यू से कम के प्राइस पे दिए जाते हैं एंड दस बिकेम अ नेट बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय। मान लीजिए रिलायंस ने अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप्स इशू कर दिए, मार्केट प्राइस चल रहा होगा 2500 पर शेयर, एम्प्लॉय को दे दिया 2000 में, नेट बेनिफिट टू एम्प्लॉय कितना हो गया 500 पर शेयर। बस ये तो परक्विजिट है। सो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस ऑप्शन प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, आपका टोटल वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकल जाएगा। यस और नो? सो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज माइनस अमाउंट रिकवर्ड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपका परक्विजिट बन जाएगा। क्लियर है मालिक? अच्छा, एक बात और समझिए, एम्प्लॉयर ने, चलिए इंटरलिंकिंग कर देता हूं तभी मजा आएगा। रिलायंस ने मुझ एम्प्लॉय को क्या दे दिया बेटा? शेयर्स दे दिया। मेरे हाथ में ये परक्विजिट हो गया? हाँ जी सर। विजय के हाथ में ये परक्विजिट हो गया। विजय जब इसे फ्यूचर में सेल करेगा, क्या इसके हाथ में कैपिटल गेन आएगा? यस, कैपिटल गेन आएगा। उस टाइम पे जो फेयर मार्केट वैल्यू मेरा परक्विजिट कैलकुलेशन के लिए लिया है, कैपिटल गेन में से लिए वो कॉस्ट में से माइनस होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए 2500 का शेयर मुझे 2000 में मिला, 500 रुपए मेरे को परक्विजिट बोल के टैक्सेबल हो गया, बराबर है? यानी मेरी टैक्सेबिलिटी प्रैक्टिकली 2500 पे हुई। 2000 जो मैंने कंपनी को दिया और 500 पे मैंने अलग टैक्स भर दिया, बराबर है ना? तो मेरी टैक्सेबिलिटी 2500 के हिसाब से हुई। अब ये शेयर मैंने 3000 रुपीज में सेल कर दिया। नाउ सेल वैल्यू कैपिटल गेन पर्पस के लिए 3000 माइनस कॉस्ट क्या पकड़ी जाएगी? 2000 या 2500? 2500 आपकी कॉस्ट पकड़ी जाएगी, क्योंकि 2000 तो आपने पे किया प्लस 500 पे भी आपने टैक्स दे दिया, तो आपकी कॉस्ट 2500 पकड़ी जाएगी। दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ परक्विजिट। ये हेल्प करता है डबल टैक्सेशन अवॉइड करने में। यस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गिफ्ट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ईसॉप इंपॉर्टेंट है एज ऑफ नाउ। चेक करो। चलिए नेक्स्ट परक्विजिट पे आते हैं। नेक्स्ट परक्विजिट इज यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अगेन इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स में से है जो मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को असेट्स यूज करने के लिए दे देता है। अब देखिए ये कई प्रकार के असेट्स हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पशन दिया गया है किसको? लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स को। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लैपटॉप या कंप्यूटर्स दे दिया, चाहे ये ऑफिशियल पर्पस के लिए हो चाहे ये पर्सनल पर्पस के लिए हो, ये परक्विजिट नील पकड़ा जाएगा। तो अगर कंप्यूटर या लैपटॉप दे दिया तो ये नील पकड़ा जाएगा, चाहे ये ऑफिशियल पर्पस के लिए हो या फिर ये पर्सनल पर्पस के लिए हो, ये हमेशा क्या पकड़ा जाएगा दोस्त? नील पकड़ा जाएगा। आते हैं दूसरी बात पे। कंप्यूटर एंड लैपटॉप छोड़ के कोई भी एसेट यूज करने के लिए दिया तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है, एम्प्लॉयर ने उसे ओन किया है या एम्प्लॉयर ने उसे हायर किया है, ये दो ही बातें हो सकती है ना? या तो एम्प्लॉयर का ही वो एसेट था, एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे दिया, या तो उसने भी किराए पे लेकर के आपको दिया। अगर एम्प्लॉयर का एसेट था और उसने आपको यूज करने के लिए दे दिया तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% परक्विजिट माना जाएगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए ये फोन है, राइट? वैल्यू अज्यूम करते हैं 1 लाख रुपीज, ये मैंने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे दिया।
राइट। अब ऐसे केस में क्या होगा, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 1 लाख का 10% परक्विजिट माना जाएगा, माइनस एनीथिंग रिकवर्ड फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। यस, तो ऐसे केस में आपको एक्चुअल कॉस्ट हमेशा प्रॉब्लम में दी होगी, एक्चुअल कॉस्ट का 10% ले लेने का। इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो ओन्ड है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड परक्विजिट माना जाएगा। अगर हायर होगा, लेट्स से मैंने भी ये फोन किराए पे लेके दिया होगा, तो डेफिनेटली मैं रेंटल चार्जेस बेयर कर रहा हूँ, तो वट एवर इज द एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, काम खत्म। तो चलो वापस से, मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को। अगर ये लैपटॉप या कंप्यूटर है, नील, चाहे पर्सनल यूज के लिए दिया, पर्सनल यूज के लिए दिया या ऑफिशियल यूज के लिए दिया। अदर एसेट है तो दो बातें होंगी, एक ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, दूसरा हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, आपका परक्विजिट जनरेट हो जाएगा। यस प्रभु, चेक कर लो। चलिए सर आते हैं नेक्स्ट परक्विजिट के ऊपर, सेल ऑफ मूवेबल एसेट, अगेन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी है। सर आप तो सभी को इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, परक्विजिट्स इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी सैलरी का प्रॉब्लम उठा करके देखिएगा सर, परक्विजिट्स ही परक्विजिट्स भर भर के पूछे जाते हैं। यस और नो, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट बोलना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कई बार एसेट क्या कर देता है, सेल कर देता है। इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और अदर एसेट, ऐसे 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड करना पड़ता है। एसेट कोई भी हो आप इन 3 कैटेगरी में ही उसे डिवाइड करेंगे, पहला कंप्यूटर, कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा कार, तीसरा अदर एसेट्स। इन 3 में ही आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, क्लासिफाई करना पड़ेगा। नाउ यहां पे कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड यूज किया गया है, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड यहां पे यूज किया गया है, इसका मीनिंग है कंप्यूटर रिलेटेड। सर कंप्यूटर रिलेटेड मतलब ये माउस होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, एटसेट्रा। लेट्स से अगर एसी बेचा तो एसी आपके अदर एसेट्स में आ जाएगी, भले ही एसी इलेक्ट्रॉनिक है पर वो कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो आपका एसी हो गया, आपका फ्रिज हो गया, ये सब अदर एसेट्स के अंदर में आएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, देखिए ये परक्विजिट निकालने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। ये परक्विजिट्स में आपको सबसे पहले एसेट का एक्चुअल कॉस्ट लेना होता है, एक्चुअल कॉस्ट में से आपको डिप्रीसिएशन माइनस करना होता है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, हर कंप्लीटेड ईयर का डिप्रीसिएशन आपको माइनस करना होता है। यहाँ एक गेम बताता हूं आपको क्या होता है, इंस्टीट्यूट क्या करती है, आपको 1.5 ईयर का 1.5 ईयर की डिटेल देगी। अब आपको डिप्रीसिएशन सिर्फ उसी ईयर के लिए कंप्यूट करना है जिस ईयर में कंप्लीटेड ईयर हुआ होगा, मतलब वो बैलेंस हाफ का आपको डिप्रीसिएशन कंप्यूट करना ही नहीं है। डिप्रीसिएशन इज टू बी कंप्लीटेड फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, है ना। दूसरी बात, ये कंप्लीटेड ईयर भी कहां से काउंट करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये कंप्लीटेड ईयर भी कहां से काउंट करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो भैया सबसे पहले लेंगे एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट में से डिप्रीसिएशन माइनस करेंगे, डिप्रीसिएशन सिर्फ कंप्लीटेड ईयर वाला माइनस करेंगे, और कंप्लीटेड ईयर भी कहां से काउंट करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। सो लेट्स से आपने अगर 14 दिसंबर को एसेट एक्वायर किया था, 14 दिसंबर 2023, तो 13 दिसंबर 2023 को आपका 1 साल कंप्लीट होगा, दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। लॉजिक समझ में आया सभी को, आया ना। अब सवाल उठता है कि सर डिप्रीसिएशन का रेट क्या होगा और डिप्रीसिएशन की मेथड क्या होगी। देखिए डिप्रीसिएशन की मेथड डिपेंड करता है कौन सा एसेट है। अगर ये कार है हम WDV यूज करेंगे, राइट। अगर ये कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से हम WDV यूज करेंगे, लेकिन अदर एसेट्स के लिए हम SLM यूज करेंगे। यस जी हाँ, अदर एसेट के लिए हम SLM यूज करेंगे। तो कार एंड कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सर, WDV। अदर एसेट्स के लिए हम SLM बेसिस यूज करेंगे। डिप्रीसिएशन के रेट अलग है जो हम PGBP में यूज करते हैं उससे। मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है और कहां गलती कर देता है, वो डिप्रीसिएशन के रेट याद रखता है और सैलरी में अप्लाई कर देता है। बुलाती है मगर जानेगा नहीं दोस्तों, हाँ बुलाती है मगर जानेगा नहीं दोस्तों। यहां पे आपको डिप्रीसिएशन रेट इधर के ही याद रखने होंगे। जैसे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रेट ऑफ डिप्रीसिएशन इज 50%, कार के लिए रेट ऑफ डिप्रीसिएशन इज 20%, वेराज अदर एसेट्स के लिए रेट ऑफ डिप्रीसिएशन इज 10%। तो कमॉन क्या करना होगा, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एसेट सेल किया है, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस डिप्रीसिएशन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। डिप्रीसिएशन की मेथड क्या होगी, WDV SLM। डिप्रीसिएशन के रेट क्या होंगे, 50%, 20%, 10%। यस और नो। तो ईच कंप्लीटेड ईयर का डिप्रीसिएशन माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा सर, WDV मिलेगा। WDV में से सेल वैल्यू माइनस कीजिए, आपको परक्विजिट मिल जाएगा। एक बात याद रखिए, परक्विजिट तभी अराइज होगा व्हेन सेल वैल्यू इज लेस देन WDV। इमेजिन एम्प्लॉयर का WDV आ रहा है 20,000,
आपने सेल किया 30,000 में, एम्प्लॉय को कहां बेनिफिट हुआ, उसको तो उल्टा एम्प्लॉयर का तो डब्ल्यूडीवी से ज्यादा की रिकवरी हो गई। एम्प्लॉय को तब बेनिफिट होगा ना जब सेल वैल्यू इज लेस देन डब्ल्यूडीवी। यस, तो परक्विजिट कब अराइज होगा, परक्विजिट अराइज व्हेन सेल वैल्यू इज लेस देन डब्ल्यूडीवी। यस, तो कम ऑन, थर्ड टाइम, आप जब भी कोई एसेट बेच रहे हैं आपको सबसे पहले ये चेक करना है एसेट कौन सा है। तीन कैटेगरी ऑफ एसेट्स हो सकते हैं, कंप्यूटर, कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और अदर एसेट। क्या करना है, पहले एक्चुअल कॉस्ट लेना है, एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। कैसे माइनस करोगे बोलो, ईच कंप्लीटेड ईयर का आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अच्छा जी सर, ये जो डेप्रिसिएशन का रेट है क्या लेंगे, डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी एसएलएम। डेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लेंगे, 50%, 20%, 10%। डब्ल्यूडीवी निकालो, डब्ल्यूडीवी में से सेल वैल्यू माइनस करो, परक्विजिट अराइज हो जाएगा। चेक इट आउट। चलिए, नेक्स्ट परक्विजिट आता हमारा इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। अब देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड किया लेकिन ये लोन का ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड डिसीज के लिए है या लोन का वैल्यू 20,000 तक के है तो कोई परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगा। सो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो लोन दिया है अगर ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए है, दैट इज स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए है, या फिर लोन का वैल्यू 20,000 तक के है तो ये परक्विजिट टैक्सेबल होने वाला नहीं है। अगर लोन का वैल्यू बियॉन्ड 20,000 है तो आपको देखना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या वो इक्वल टू एंड हायर देन एसबीआई रेट है। फॉर एग्जांपल मान करके चलिए एसबीआई का रेट चल रहा है 9%, जबकि एम्प्लॉयर ने चार्ज किया है 12%। तो आप बताइए एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट हुआ क्या, नहीं। उससे अच्छा तो वो किससे ले लेता, एसबीआई से ले लेता। सो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन एसबीआई रेट, यहां परक्विजिट आएगा ही नहीं। परक्विजिट तभी आएगा जब एम्प्लॉयर ने चार्ज किया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई के रेट से कम है। अब हो सकता है कोई पापा की परी यहां पे कहे कि सर मेरा अकाउंट तो इंस्टाग्राम पे है। बहन, तेरा अकाउंट इंस्टाग्राम पे हो सकता है, ये तुझे एसबीआई का ही चेक करना है। बच्चों मेरा अकाउंट तो एचडीएफसी में है, तुझे ये एसबीआई का ही चेक करना है। ठीक है, सो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई का जो है ये किस दिन का है बेटा, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का तेरा एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है। एम्प्लॉयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई के रेट से कम है तो आपको डिफरेंशियल रेट पे क्या कैलकुलेट करना है, परक्विजिट कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल के दिन ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, आपका जो भी प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर के दिन आपने क्या किया, एसबीआई का रेट था वॉज 10%, वेयरएज एम्प्लॉयर ने चार्ज किया 6%। एम्प्लॉय को ईयरली बेनिफिट कितना हुआ, 4% का बेनिफिट हुआ। तो इसे हम कहते हैं एसबीआई का डिफरेंशियल रेट। सो आपको परक्विजिट कैलकुलेट करना है मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द डिफरेंशियल रेट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। यस, सो मान के चलिए 10 लाख का लोन है इंटू 4%, ये आपका एनुअल क्या बनेगा बेटा, परक्विजिट बनेगा। चेक कर लीजिए। अच्छा, एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है वो कब का देखना है बेटा, एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। कम ऑन, कब का देखना है, एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जो आपका प्रीवियस ईयर है वो आपको देखना पड़ेगा। यस, तो याद रखिए लोन 20,000 रुपीज के ऊपर होना चाहिए, एसबीआई से एम्प्लॉयर का रेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ही ये परक्विजिट आएगा, नहीं तो ये परक्विजिट नहीं आएगा। चेक करो। हाँ जी सर, फूड फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को खाने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जरा ध्यान से सुनिए, टी एंड कॉफी जो वो ऑफिस में प्रोवाइड करता है इट इज नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट ना, नील। टी एंड कॉफी राइट, ऑफिस में जो प्रोवाइड किया जाता है नील, राइट। अगर आपको फूड प्रोवाइड किया गया इन अ रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशन, देखिए कई बार ऐसे जगह पे एम्प्लॉय होता है जहां से फूड खाने जाना या फूड अकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं होता, तो एम्प्लॉयर जहां प्लेस ऑफ वर्क है वहीं पे फूड प्रोवाइड करवा देता है। फॉर एग्जांपल शिप, राइट, तो शिप में ही एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड किया जाता है, फूड किया जाता है, और शिप इज अ रिमोट एरिया। तो ऐसे केस में भी अगर फूड दिया गया तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगा, नील होगा। सो अगर टी कॉफी ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स है नील, अगर रिमोट एरिया ऑफशोर एरिया में दिया नील। अब तीसरी चीज देखना है, क्या कॉस्ट पर मील 50 रुपीज के ऊपर है क्या। यस, एक थाली का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट पर मील कितना है। अगर कॉस्ट पर मील 50 रुपीज तक के है, नथिंग इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। इफ कॉस्ट पर मील इज ₹50 तक के, नथिंग इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। बट इफ कॉस्ट पर मील एक्सीड ₹50, तो ऐसे केस में डिफरेंशियल अमाउंट टैक्सेबल होगी। लेट मी गिव एन एग्जांपल, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए एक 70 रुपए की थाली रखी,
₹70 में से ₹50 आप माइनस कर देंगे, 20 रुपीज जो है इनटू नंबर ऑफ मील्स जितने प्रोवाइड किए हैं, ये आपके टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएंगे। यस, ये आपका टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा। तो चलिए ध्यान से सुनिए, टी एंड स्नैक्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, सो टी एंड स्नैक्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स नील। अगर रिमोट एरिया ऑफशोर इंस्टॉलेशन में दिया नील, ₹50 के ऊपर वैल्यू नहीं जा रही, नील, ₹50 के ऊपर वैल्यू जा रही है, तो जितना डिफरेंशियल अमाउंट है इनटू नंबर ऑफ मील्स, ये आपका टैक्सेबल परक्विजिट बनेगा। एक बात याद दिला दूं, अगर असेसी क्या कर लेता है, 115 बीएसी ऑप्ट कर लेता है, तो ये ₹50 का जो एग्जाम्पशन है ये नहीं मिलेगा, विच मींस आपका मील कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है मालिक? अच्छा देखिए, जनरली प्रॉब्लम आपको नंबर ऑफ डेज बताता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ने नंबर ऑफ डेज नहीं बताए तो आपको 300 डेज कंसिडर करना है। ये कंसिडर करना है कि आपको 300 डेज मील मिला है। सो यहां पे लिख के रखिए, इफ नंबर ऑफ डेज meals are provided are not given, assume 300 days in a year। ऐसे केस में क्या करेंगे, स्वीपर गार्डनर पर्सनल अटेंडेंट की टैक्सेबिलिटी किस तरीके से करेंगे, चलिए आपको बताता हूं। सबसे पहले ये देखना है आपको, स्वीपर गार्डनर और पर्सनल अटेंडेंट अपॉइंट कौन करता है। अगर इसको अपॉइंट एम्प्लॉय ने किया है तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय। अगर इसको अपॉइंट किसने किया है, एम्प्लॉय ने किया है, तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय। पर अगर इसको अपॉइंट एम्प्लॉयर ने किया है, देन इट इज टैक्सेबल ओनली टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। देन टैक्सेबल ओनली टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर इसको किसने अपॉइंट किया है, एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है, तो इट विल बी टैक्सेबल ओनली टू स्पेसिफाइड। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। हाँ जी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कई जगह पे आगे काम आता है, जैसे आप आगे चल के मेडिकल फैसिलिटी देखेंगे वहां पे काम आएगा, स्वीपर गार्डनर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, यहाँ पे सभी जगह पे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन है वो रिलेवेंट है। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब कौन होता है, एक डायरेक्टर हु इज एन एम्प्लॉय, इसको हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहते हैं। एम्प्लॉय जिसके पास कंपनी के 20% या उससे ज्यादा के वोटिंग पावर हो, हम उसे कहते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। लेकिन तीसरी जगह आया है अमेंडमेंट। हम पहले स्पेसिफाइड एम्प्लॉय उसे कहते थे जिसकी एनुअल सैलरी 50,000 रुपीज से ऊपर जाती थी। अब आप सोचिए, एनुअल सैलरी 50,000 रुपीज के ऊपर जाना, ये मतलब ये तो बहुत ही छोटी लिमिट थी, जिसके कारण ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाता था और हर परक्विजिट टैक्सेबल हो जाता था। इस लिमिट को क्या किया गया है, रिसेंटली चेंज किया गया है। फाइनेंस एक्ट 25 ने प्रपोज किया था इस लिमिट को चेंज करेंगे, और इस लिमिट को चेंज कर दिया गया है। नाउ दिस लिमिट इज 4 लाख रुपीज। Now this limit is 4 lakh rupees as per notification number 133/2025। ये जो लिमिट है 50,000 की, इस लिमिट को क्या कर दिया गया है, 4 लाख पे पहुंचा दिया गया है। तो अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन कौन हुआ बच्चों, जल्दी से बताओ। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब डायरेक्टर हु इज एन एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास 20% से ज्यादा का वोटिंग पावर है। तीसरा, ऐसे एम्प्लॉय जिसकी एनुअल सैलरी 4 लाख रुपीज के ऊपर है, वही होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। यस और नो? एंड देन कुछ परक्विजिट जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को टैक्सेबल है, मेक श्योर कीजिएगा आप ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन को याद रखें। अमेंडमेंट रिलेवेंट है, मई 26 से जैन 27 के बीच में कभी भी अमेंडमेंट आ सकता है, चेक करो। टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, राइट। स्वीपर गार्डनर पर्सनल अटेंडेंट को अपॉइंट करने के लिए जो भी सैलरी एम्प्लॉयर ने दी है माइनस एनीथिंग रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। ये फैसिलिटी एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉय के हाउस होल्ड को भी दी जा सकती है, तब भी ये परक्विजिट टैक्सेबल होगा। हाउस होल्ड में कौन कौन इंक्लूड होगा उसकी लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। तो स्वीपर गार्डनर पर्सनल अटेंडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो रिलेवेंट, बट आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट परक्विजिट आता है गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी विच इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, राइट। सबसे पहले ये देखेंगे गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्या हम मैन्युफैक्चर करते हैं या हम भी हायर करते हैं। जैसे हो सकता है कंपनी HP हो, MNGL हो, तो वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अदर केस में आप क्या कर रहे होंगे, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी हायर कर रहे होंगे। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड विल बी टैक्सेबल। अगर आप हायर कर रहे होंगे तो एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। क्लियर है मालिक? तो मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, हायर कर रहे होंगे तो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, है ना। आप देख लीजिए जितने परक्विजिट है ना, इसमें मोटे मोटे तौर पे एक ही बात है, द नेट बेनिफिट टू एम्प्लॉय इज अल्टीमेटली टैक्सेबल। चेक करो।
चलिए नेक्स्ट टैक्सेबिलिटी पे आते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है अगर कॉस्ट पर मंथ डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीज, इट इज नॉट टैक्सेबल। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा से और क्लासिफिकेशन करने पड़ेंगे। क्या ये एम्प्लॉय के बच्चों को दिया गया है या अदर हाउस होल्ड को दिया गया है? राइट, अदर हाउस होल्ड को दिया गया है, जैसे उसकी सिस्टर के लिए हो सकता है, उसके ब्रदर के लिए हो सकता है। यहां ये परक्विजिट थोड़ा सा डिफर कर सकता है। इफ इट इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, एम्प्लॉय के बच्चों को दिया है, इफ द कॉस्ट डज नॉट एक्सीड 1000 पर मंथ, नथिंग इज टैक्सेबल। So if the cost of education does not exceed 1000 per month, nil. If the cost of education exceed 1000 per month, तो ऐसे केस में cost to employer minus 1000 per month minus anything recovered from employee. Yes, यही फैसिलिटी अगर हाउस होल्ड को दिया गया, मतलब एम्प्लॉय के बच्चों को छोड़ के उसकी सिस्टर को दिया गया, उसके ब्रदर को दिया गया, तो वट एवर इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। चेक कर लीजिए। अगेन एजुकेशन फैसिलिटी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट परक्विजिट। किसको दिया है उस बेसिस पे आपका परक्विजिट क्या हो जाएगा, चेंज। अब आते हैं एक बड़े परक्विजिट्स के ऊपर। बड़ा परक्विजिट है भाई साहब कार। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड कर सकता है। ये वो परक्विजिट है जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, तो यस ये एक इंपॉर्टेंट परक्विजिट है। यस, अब देखिए कार के केस में हो सकता है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दिया। अज्यूम कीजिए एक अच्छी कार सनी, निसान सनी, काफी मस्त कार है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सनी दिया। जब भी कार दिया जाता है सबसे पहले ये देखा जाता है हु ओन्स इट, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉय, हु ओन्स इट, सबसे पहले ये देखना है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, अज्यूम कीजिए ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो हमें फर्दर दो बातें चेक करनी पड़ती है, हु मेंटेन्स इट, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। तो चलो कम ऑन, सबसे पहले देखना है हु ओन्स इट, ओन के बाद देखना है हु मेंटेन इट, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। अगर मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो तीन बातें और हो सकती है। एक, जो कार दी गई है ये ऑफिशियल पर्पस के लिए दी गई है। दो, ये जो कार दी गई है ये पर्सनल पर्पस के लिए दी गई है। तीन, ये जो कार दी गई है बोथ पर्पस के लिए दी गई है। तो कम ऑन, सबसे पहले देखेंगे हु ओन्स इट। हु ओन्स इट के अंदर में दो पार्ट, हु मेंटेन इट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। हु मेंटेन इट के अंदर में, एम्प्लॉयर के अंदर में तीन पार्ट, ऑफिशियल पर्पस, पर्सनल पर्पस, बोथ पर्पस। अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया है परक्विजिट क्या होगा, हर बार की तरह निल, तो ऑफिशियल पर्पस है तो निल। अगर पर्सनल पर्पस के लिए दिया है, कार इज अ मूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट का परक्विजिट कितना था, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, याद आ रहा है मालिक आपको। सो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और हायर चार्जेस प्लस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। लेकिन पूछा जाता है ये, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये, या प्रॉब्लम में अगर स्पेसिफिकली आपको पर्पस नहीं दिया हो तो भी आपको बोथ पर्पस अज्यूम करना है, ठीक है मालिक। अच्छा जी, अगर एम्प्लॉयर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड पर्पस इज बोथ, ऑफिशियल पर्पस भी है और पर्सनल पर्पस के लिए भी दिया है, तो हम कार का सीसी चेक करेंगे। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी। हम कार का क्यूबिक कैपेसिटी चेक करेंगे। अगर कार का क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर तक के है, अगर कार का क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर तक के है, तो परक्विजिट होगा 1800 पर मंथ। तो परक्विजिट कितना होगा, 1800 पर मंथ। यही अगर कार का क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर के ऊपर है तो परक्विजिट होगा 2400 पर मंथ। तो कमान, सबसे पहले इफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, पर्पस इज बोथ, तो आप क्या लेंगे परक्विजिट, सबसे पहले सीसी चेक करेंगे। सीसी अगर 1.6 लीटर तक के होगा तो से 1800 पर मंथ इज द परक्विजिट। सीसी अगर 1.6 लीटर के ऊपर है तो 2400 पर मंथ एज परक्विजिट। यस और नो सर, अगर शॉफर भी प्रोवाइड किया है तो शॉफर का 900 पर मंथ ऐड करना होगा, लेकिन शॉफर तभी ऐड करेंगे जब आपको स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया होगा। सो शॉफर कितना ऐड करना है, 900 पर मंथ। यस, शॉफर कितना ऐड करना है, 900 पर मंथ, लेकिन ये तभी ऐड करना है जब आपको स्पेसिफिकली प्रॉब्लम में दिया होगा, ठीक है सर, राइट। माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, अगर कुछ रिकवर है तो डेफिनेटली डिडक्टेबल, राइट। यहां पे अगर आपने कोई रिकवरी किया है नॉट डिडक्टेबल, पर अगर रिकवरी किया है यस इट इज डिडक्टेबल। इज दैट डन? यहां पे व्हेन अमाउंट नॉट रिकवर्ड कीजिए, ठीक है। तो चलो वापस से तीन बातें हैं। एम्प्लॉयर ओन कर रहा है, एम्प्लॉय, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, ऑफिशियल पर्पस निल, पर्सनल पर्पस है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, बोथ पर्पस है। सीसी चेक करो, सीसी 1.6 लीटर तक के है तो 1800 पर मंथ, सीसी बियॉन्ड 1.6 लीटर है तो 2400 पर मंथ का परक्विजिट होगा, प्लस 900 पर मंथ अगर शॉफर भी दिया है तो, राइट।
अब ऐसा भी हो सकता है कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर बट मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय, पॉसिबल है ना, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर बट मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। ऑफिशियल पर्पस होगा तो नील, पर्सनल पर्पस होगा तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अगर पर्पस बोथ है, सीसी 1.6 लीटर तक के है तो 600 पर मंथ, सीसी बियॉन्ड 1.6 लीटर है तो 900 पर मंथ, प्लस 900 per month if chauffeur is provided, minus anything recovered. Nothing is deductible when amount not recovered. Yes, अगर रिकवर किया तो माइनस करना है, अदरवाइज नहीं करने की जरूरत है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। अब तक तो हम वो बात कर रहे थे वेयर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ऐसा भी तो हो सकता है व्हेन कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। जब कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय है, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर से कुछ मिल ही नहीं रहा तो नथिंग इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। नथिंग इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। अरे जब एम्प्लॉयर से कुछ मिल ही नहीं रहा तो टैक्सेबल क्या करोगे दोस्त? यस और नो? कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, राइट, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय, यहां पे एम्प्लॉय होना चाहिए। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय बट इट इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, ऑफिशियल पर्पस होगा तो नील, पर्सनल पर्पस होगा तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जितना आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है वो, और अगर बोथ पर्पस होगा तो एक्चुअल कॉस्ट में से उतना अमाउंट माइनस करना है जितना ऊपर टैक्सेबल था, दैट इज 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द सीसी। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले इफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, कार इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, पर्पस इज बोथ, तो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जितना खर्चा किया उतना, माइनस 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ। इट मस्ट बी नोटेड, यहां जितना टैक्सेबल था यहां आप उतना एक्चुअल एक्सपेंडिचर से माइनस कर रहे हैं, यहां आप उतना एक्चुअल एक्सपेंडिचर से माइनस कर रहे हैं। अगर शॉफर भी दिया है तो 900 पर मंथ शॉफर के भी आप क्या करेंगे? माइनस। क्लियर है? तो चलो दो पार्ट, सबसे पहले कार को दो पार्ट में डिवाइड करो, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉय। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर के अंदर में दो पार्ट, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। इफ इट इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, तीन पार्ट, ऑफिशियल पर्पस नील, पर्सनल पर्पस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अगर बोथ पर्पस है तो सीसी चेक करेंगे, सीसी 1.6 लीटर तक के है तो 1800 पर मंथ, बियॉन्ड 1.6 लीटर है तो 2400 पर मंथ, 900 पर मंथ शॉफर का भी ऐड करेंगे अगर दिया होगा, माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय, up to 1.6 liter 600 per month, beyond 1.6 liter 900 per month, plus 900 per month for shopper if given, minus anything recovered। ठीक है मालिक? उधर गए, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय, नथिंग इज टैक्सेबल परक्विजिट, बिकॉज जब एम्प्लॉयर से कुछ मिल ही नहीं रहा तो टैक्सेबल क्यों होगा? कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, ऑफिशियल पर्पस नील, पर्सनल पर्पस एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, बोथ पर्पस एक्चुअल कॉस्ट माइनस 1800 और 2400 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द सीसी। सर अगर प्रॉब्लम में सीसी नहीं दिया हो तो अज्यूम करें बिलो 1.6 लीटर। तो अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया है कि सीसी कितना है, अज्यूम करना है बिलो 1.6 लीटर को। ठीक है सर। सर अगर कोई अदर ऑटोमोटिव दे दिया तो, कार छोड़ करके लेट्स से टू व्हीलर दे दिया तो ऐसे केस में अगर पर्पस बोथ पर्पस है तो वट एवर इज एक्चुअल कॉस्ट लेस 900 रुपीज पर मंथ, आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यस मालिक, चेक कर लो एक बार अच्छे से ये भी। हाँ जी सर, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। हाँ जी सर, ये भी परक्विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। देखिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रेसिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। प्राइमा फेसी से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फर्निश्ड अकोमोडेशन, दूसरा है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए भी आपको अनफर्निश्ड का वैल्यू पूछा ही जाता है, तो सबसे पहले आपको अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की बात करनी होगी। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में हमें फर्दर दो पार्ट करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर में फर्दर तीन पार्ट बनते हैं, ओन्ड, हायर्ड एंड होटल। तो प्राइमा फेसी पहले इस चार्ट को समझ लीजिए, राइट। अगर आप हमारे रेगुलर या फास्ट ट्रैक बैच में है तो आपने इसका एक बहुत बड़ा डिटेल चार्ट हमारे साथ ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, तो चलो ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या होता है? फर्निश्ड, अनफर्निश्ड। फर्निश्ड भी है तो आपको वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड निकालनी पड़ेगी। वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड में दो पार्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर में तीन पार्ट, ओन्ड, हायर्ड, होटल। तो चलो आते हैं, सबसे पहले वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड समझते हैं। इसमें कितने पार्ट थे? दो।
पहला गवर्नमेंट, दूसरा नॉन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के केस में क्या होगा, जो एग्जाम में 99% नहीं पूछा जाता, लाइसेंस फीस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। तो लाइसेंस फीस आपको प्रॉब्लम में दी होगी, लाइसेंस फीस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड इज स्ट्रेट अवे परक्विजिट। सो लाइसेंस फीस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड इज परक्विजिट। अगर अकोमोडेशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया गया है तो ऐसे केस में तीन बातें होती है, ओन्ड, हायर्ड एंड होटल। अब बच्चे मैक्सिमम टाइम पे ओन्ड वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज्यादा हायर्ड वाले पार्ट पे आता है। आप पास के जितने भी पेपर्स है उसको उठा के देखिए, मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन हायर्ड पे पूछा गया है, लेकिन बच्चे टेंशन लेते रहते हैं किसका, ओन्ड वाला, और एग्जाम में आ जाता है हायर्ड। यहां हो जाता है उनका गेम, खेला नहीं करना है बेटा, दोनों पढ़ के जाना है, पहला फोकस इस पे, दूसरा फोकस इस पे, ठीक है। अब एम्प्लॉयर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, उसने अगर प्रोवाइड किया है, ओन्ड है, हायर्ड है या होटल है। अकोमोडेशन तीन तरीके से दिया जा सकता है, पहला ओन्ड मतलब उसने स्टाफ क्वार्टर्स बना के रखे हैं, वहां दिया। हायर्ड उसने कहीं और से लेकर के आपको रहने के लिए जगह दी। होटल आपको रहने के लिए होटल में सुविधा दी। यही तीन बातें हो सकती है। अगर ओन्ड है तो आपको जिस सिटी में इसका अकोमोडेशन दिया है वहां का पॉपुलेशन चेक करना पड़ेगा, राइट। जिस सिटी में दिया है इसका पॉपुलेशन चेक करना पड़ेगा। पहले 2001 के हिसाब से सेंसस था, अब 2011 के हिसाब से सेंसस रखा गया है, ठीक है। पहले 2001 के हिसाब से था, अब ये 2011 के हिसाब से रखा गया है। हालांकि इसका रेलेवेंस नहीं है, इधर आइए। अगर पॉपुलेशन बियॉन्ड 40 लाख है, जिस सिटी में आपको दिया गया है घर, अगर उस पॉपुलेशन बियॉन्ड 40 लाख है तो यू नीड टू टेक 10% ऑफ सैलरी। अगर 15 लाख टू 40 लाख है, यू हैव टू टेक 7.5% ऑफ सैलरी। और अगर उस जगह का पॉपुलेशन बिलो 15 लाख है तो यू हैव टू टेक 5% ऑफ सैलरी। तो कम ऑन, अगर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, ऐसे केस में अकोमोडेशन ओन्ड है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 15 लाख तक के है, 5% ऑफ सैलरी। 15 टू 40 लाख है, 7.5% ऑफ सैलरी। अबव 40 लाख है, 10% ऑफ सैलरी। यस और नो? यस, ये आपके लिए लिया जाएगा। दूसरा हो सकता है अकोमोडेशन हायर्ड हो। अगर अकोमोडेशन हायर्ड है तो यू हैव टू टेक लोअर ऑफ 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट पेड विच एवर इज लोअर। तो सम पेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अब यहां पे आप बोल रहे हैं परक्विजिट विल बी 10%, 5%, 7.5%, ये ना, ये किसका लेंगे, परसेंटेज किसका है, सैलरी का। और सैलरी यहां पे बहुत गजब की डेफिनेशन है बच्चों। सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। तो यहां पे ये परक्विजिट निकालने के लिए सैलरी का जो डेफिनेशन है बहुत बड़ा है, राइट। और इसीलिए जब भी प्रॉब्लम में आरएफए आए, इसको सबसे एंड में सॉल्व करना चाहिए, राइट। तो चलो, अकोमोडेशन इज अनफर्निश्ड, फर्निश्ड। अनफर्निश्ड है तो कितनी बातें होंगी, दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लाइसेंस फीस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ओन्ड, हायर्ड, होटल। ओन्ड है तो क्या चेक करेंगे, पॉपुलेशन चेक करेंगे। पॉपुलेशन 15 लाख तक की होगी तो 5% ऑफ सैलरी। पॉपुलेशन अगर 15 लाख टू 40 लाख तक की होगी 7.5% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन बियॉन्ड 40 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी। बच्चों सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। कम ऑन, वंस अगेन, सैलरी का मतलब क्या है, इधर आ जाओ। सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। क्लियर है मालिक? अच्छा जी सर। अगर अकोमोडेशन हायर्ड है तो यू हैव टू टेक एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। बच्चों सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। डीए रिटायरमेंट वाला, कमीशन टर्नओवर वाला, माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। अगर आपने कुछ रिकवरी पे की है तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अगर होटल में प्रोवाइड किया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को होटल में प्रोवाइड किया, पहले 15 दिन नील, बियॉन्ड 15 डेज 24% ऑफ सैलरी। सैलरी बच्चों, सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। यस, ये परक्विजिट बनेगा। यही अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन का दिया, यस, यही अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन का दिया तो क्या होगा। अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन का दिया तो ऐसे केस में पहले वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड लो और इसमें वैल्यू ऑफ फर्नीचर को ऐड कर दो। इसमें वैल्यू ऑफ फर्नीचर को क्या कर दो, ऐड कर दो। ओन्ड होगा तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, हायर्ड होगा तो एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। ये आपका वैल्यू एज पर फर्निश्ड हो जाएगा। ठीक है मालिक? तो चलो वन मोर टाइम, फर्निश्ड, अनफर्निश्ड। अगर फर्निश्ड भी देखना है तो वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड चाहिए, तो पहले वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड में जाओ। वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड में दो बातें, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है तो लाइसेंस फीस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, नॉन गवर्नमेंट है तो तीन बातें होंगी, ओन्ड, हायर्ड, होटल। ओन्ड अगर है तो उस सिटी का पॉपुलेशन चेक करेंगे। पॉपुलेशन 15 लाख तक के है, 5% ऑफ सैलरी। 15 लाख टू 40 लाख है, 7.5% ऑफ सैलरी। एंड मोर देन 40 लाख है, 10%, सॉरी
10% ऑफ सैलरी। सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। अगर हायर किया है तो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर आपको लेना है, माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, राइट। होटल में दिया पहले 15 दिन नील, बियॉन्ड 15 दिन 24% ऑफ सैलरी। अब आते हैं वैल्यू एज पर फर्निश्ड पे। वैल्यू एज पर फर्निश्ड के केस में वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड ले लो, खाली घर में फर्नीचर का कॉस्ट ऐड कर दो। अगर ओन्ड है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, हायर्ड है तो एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। ये बन गया आपका परक्विजिट। क्लियर है मालिक? कुछ और बातें? अकोमोडेशन में हर तरीके का अकोमोडेशन इंक्लूड होता है। अगर एम्प्लॉयर ने एक जगह से दूसरी जगह एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया है, जहां से ट्रांसफर किया वहां पे भी घर है और जहां ट्रांसफर किया वहां भी अकोमोडेशन दिया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले 90 डेज दोनों घर में से जिसका वैल्यू कम आ रहा है वो परक्विजिट लिया जाएगा। बियॉन्ड 90 डेज दोनों घर का वैल्यू सैलरी में ऐड होगा। सो फर्स्ट 90 डेज ओनली द वैल्यू ऑफ वन हाउस हैविंग लोअर परक्विजिट शैल बी टेकन। बियॉन्ड 90 डेज वैल्यू ऑफ बोथ हाउसेज शुड बी टेकन एज परक्विजिट। यस और नो? अच्छा जी, रिसेंट टाइम्स में एक इसके अंदर में अमेंडमेंट आया था। अगर अकोमोडेशन आपने क्या कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको ये बेनिफिट क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब ये अमेंडमेंट क्यों आया था, देखिए होता क्या है, हो सकता है ना जहां आप रह रहे हो उस जगह की तो वैल्यू बन रही है, लेकिन आज भी परक्विजिट जो कैलकुलेट हो रहा था वो ओल्ड तरीके से कैलकुलेट हो रहा था, इसीलिए उन्होंने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाने की सोची। तो ये जो परक्विजिट आपका कैलकुलेट होगा, परक्विजिट में इनटू सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर करना है, डिवाइडेड बाय सीआईआई फॉर द फर्स्ट प्रीवियस ईयर करना है। यस, यहाँ पे फर्स्ट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, 23-24 और द प्रीवियस ईयर इन विच अकोमोडेशन वाज प्रोवाइडेड विच एवर इज लेटर, राइट। अगर अकोमोडेशन आपको 24-25 में दिया है तो आप पहले वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालेंगे, इनटू सीआईआई फॉर द प्रीवियस ईयर निकालेंगे, डिवाइडेड बाय सीआईआई फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। इन शॉर्ट आपका जो परक्विजिट है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कहां पे, जो आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वहां तक के। यस, अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दे तो दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, ना मॉड्यूल में ना अदरवाइज, तो आप इस सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ लीजिए। अब तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपको प्रोवाइडेड नहीं है। इज दैट डन मालिक? यस सर। तो चेक कर लो ये भी फटाफट। चलिए नेक्स्ट फैसिलिटी के ऊपर आते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर ये एयर या रेलवे वालों को प्रोवाइड की गई है तो आपकी वैल्यू को नील पकड़ना पड़ेगा। अगर ये अदर एम्प्लॉय को दी गई है तो वट एवर इज द अमाउंट चार्ज फ्रॉम पब्लिक माइनस एनीथिंग रिकवर्ड आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यस और चलो नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी के अंदर में अमेंडमेंट आया जो एप्लीकेबल है मई 26 से लेके जैन 27 एग्जामिनेशन के अंदर पे। यस और नो? और यही चीज हमने अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर में बताई है, स्टैट्यूटरी अपडेट के अंदर में बताई है। देखिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या उसके घर वालों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि वो मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया दे रहा है या आउटसाइड इंडिया दे रहा है। तो सबसे पहले क्या देखना है, ये मेडिकल फैसिलिटी कहां दी गई है, इन इंडिया में दी गई है कि आउटसाइड इंडिया में दी गई है। यस और नो? सो अगर मान करके चलिए इन इंडिया में दी है तो एक ही चीज याद रखना, रीइंबर्समेंट अगर हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ये टैक्सेबल है, बाकी सारे परक्विजिट टोटली एग्जाम्प्ट है। जैसे अगर मान के चलिए एम्प्लॉयर ने क्या किया, खुद के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, टोटली एग्जाम्प्ट परक्विजिट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया, टोटली एग्जाम्प्टेड परक्विजिट, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में करवाया, टोटली एग्जाम्प्टेड परक्विजिट, ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस लिया, टोटली एग्जाम्प्टेड परक्विजिट। एक राज की बात बताओ, मेडिकल इंश्योरेंस जो एम्प्लॉय के लिए लिया गया वो एग्जम्प्टेड परक्विजिट है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉय के लिए लिया गया होगा तो वो टैक्सेबल परक्विजिट होगा। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है मालिक? हाँ, रीइंबर्समेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल क्या होगा, कंप्लीटली टैक्सेबल होगा। अब आते हैं नीचे, अगर आउटसाइड इंडिया मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, तो बेसिकली एम्प्लॉय के साथ साथ एक अटेंडेंट होता है, वो भी जाता है, अकेला तो जाएगा नहीं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के साथ साथ एक अटेंडेंट है, उसकी कॉस्ट का भी क्या मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है। पहली बात तो ये। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर, सर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ये 3 चीजों के ऊपर फोकस करता है आउटसाइड इंडिया। एक, आप ट्रैवल करेंगे, दूसरा आप फॉरेन में स्टे करेंगे, और तीसरा आप मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर करेंगे, खुद का भी प्लस अटेंडेंट का भी। तो पहली चीज तो याद रखना, यहां पे जो एग्जाम्पशन हम पढ़ रहे हैं वो एसएससी के लिए भी है प्लस अटेंडेंट के लिए भी है। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर, ट्रैवल, स्टे, मेडिकल, 3 एक्सपेंसेस के बारे में सोचना है, राइट। मेडिकल एंड स्टे उतना एग्जाम्प्ट जितना आरबीआई ने बोला, तो मेडिकल और स्टे के ऊपर उतना खर्चा जितना आरबीआई ने बोला वो एग्जाम्प्ट है। फॉर एग्जांपल मान करके चलिए अगर एक्सपेंसेस हुआ है, एम्प्लॉयर ने एक्सपेंसेस किया कितना, 10 लाख रुपीस, जबकि आरबीआई ने लिमिट दिया कितनी, 8 लाख रुपीस की, तो 2 लाख विल बी टैक्सेबल एज परक्विजिट, 2 लाख विल बी टैक्सेबल एज
परक्विजिट। क्लियर हो गई बात मालिक? ओके, अब आते हैं ट्रैवल के ऊपर। ट्रैवल का कॉस्ट एम्प्लॉय का प्लस अटेंडेंट का तभी टैक्सेबल होता था जब ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपीस के ऊपर होती थी। सो अगर एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपीस के ऊपर होती थी तो ट्रैवल का जो कॉस्ट है प्लस अटेंडेंट का जो कॉस्ट है ये क्या हो जाता था? टैक्सेबल हो जाता था। ये 2 लाख की लिमिट फाइनेंस एक्ट 25 से वैसे भी बदलने वाली थी। फिर आया नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन ने 2 लाख को कर दिया 8 लाख रुपीस। अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, नाउ दिस 2 लाख इज 8 लाख रुपीस। सो ध्यान से सुनिए, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, कहां? आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड किया, राइट। मेडिकल और स्टे पे जितना खर्चा आरबीआई ने बोला उतना एग्जाम, बचा हुआ अमाउंट परक्विजिट बोल के टैक्सेबल। ट्रैवल का कॉस्ट एम्प्लॉय का प्लस अटेंडेंट का टैक्सेबल हो जाएगा अगर एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम, अगर एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख रुपीस के ऊपर है तो ट्रैवल का कॉस्ट टैक्सेबल, नहीं तो ट्रैवल का कॉस्ट टैक्सेबल नहीं होने वाला। क्लियर है मालिक? सो यहां पे आया है अमेंडमेंट, दिस लिमिट ऑफ 2 लाख हैज बीन अमेंडेड टू 8 लाख। चेक कर लीजिए। हाँ जी सर, एक आता है लीव ट्रैवल कंसेशन। परक्विजिट्स के लगभग लगभग एंड पे हम लोग आ गए हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लीव पे भेजता है अलॉन्ग विद देयर हाउस होल्ड, यस और नो, ताकि वो रिफ्रेश हो करके आए और काम में बहुत ज्यादा जोर से मन लगा करके काम करे। अब ये जो लीव ट्रैवल प्रोवाइड किया जाता है ये आपको एयर से प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे मेनली ट्रैवलिंग कॉस्ट कवर कर रहे हैं हम लोग। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का लीव ट्रैवल कवर कर दिया, उनको एयर टिकट फ्री प्रोवाइड कर दी, उनको रेलवे से जर्नी प्रोवाइड कर दी, या उनको किसी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। तो क्या क्या एग्जाम्प्ट है? देखो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय या उसके फैमिली को एयर से ट्रैवल अलाउ किया तो इकोनॉमी क्लास तक का एग्जाम्प्ट है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? अब क्वेश्चन इस पे ऐसे आते हैं, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय और उसकी फैमिली को बिजनेस क्लास का टिकट प्रोवाइड किया विच वाज 10,000, इकोनॉमी क्लास का टिकट था 8,000, 2,000 पर पर्सन इज अ टैक्सेबल परक्विजिट। समझ में आई बात? सो अगर एयर से प्रोवाइड किया, amount of economy class fare for the shortest route spent whichever is lower, right? So economy class और amount spent for the shortest route whichever is lower is allowed as deduction। अगर रेलवे से प्रोवाइड किया तो फर्स्ट क्लास एसी तक का कॉस्ट एग्जम्प्ट है, राइट। फर्स्ट क्लास एसी और द अमाउंट स्पेंट whichever is lower is allowed as deduction। अब मान लीजिए अगर रेलवे से प्रोवाइड किया हो तो, या फिर अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से प्रोवाइड किया जैसे शिप एंड एटसेट्रा, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या कोई रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है क्या। अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, फर्स्ट क्लास डिलक्स फेयर तक का पार्ट एग्जम्प्ट है। अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो फर्स्ट क्लास रेलवे तक का जो कॉस्ट है फॉर द शॉर्टेस्ट रूट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। अब ये जो एग्जम्पशन है कितने लोगों के लिए अवेलेबल होगा? देखिए, ये एग्जम्पशन किसके लिए अवेलेबल होगा? एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल होगा, एम्प्लॉय के स्पाउस के लिए कवर होगा, एंड एनी टू चाइल्ड बॉर्न आफ्टर 1998। हाँ जी, तो एग्जम्पशन किसके लिए? हाँ जी, तो एग्जम्पशन किसके लिए अवेलेबल है? एग्जम्पशन अवेलेबल है एम्प्लॉय के लिए, स्पाउस के लिए, एंड एनी टू चाइल्ड्स बॉर्न आफ्टर अक्टूबर 1998। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो यहाँ पे 1997 लिख रखा है। लाला, जर्नी मस्ट बी परफॉर्म आफ्टर अक्टूबर 1997। हालांकि एग्जम्पशन किस किस के लिए अवेलेबल है? द एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर फैमिली। फैमिली में कौन आता है? फैमिली इंक्लूड्स द पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर who are wholly and mainly dependent upon the employee, right? However, the family does not include more than 2 surviving child born after October 1998। yes or no? तो 1998 के पहले कितने भी बच्चे हो बिल्कुल चलेगा, 1998 के बाद हुए कोई भी 2 ही बच्चों का एग्जम्पशन मिलेगा। अच्छा, यहां पे एक और पॉइंट है, मल्टीपल बर्थ आफ्टर सिंगल बर्थ इज कंसिडर्ड एज 1। मल्टीपल बर्थ आफ्टर सिंगल बर्थ इज कंसिडर्ड एज 1। तो मान लीजिए अगर पहले एक बच्चा हुआ और बाद में मल्टीपल बर्थ हुए, ट्विंस हुए, तो एग्जम्पशन तीनों के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर पहले ही ट्विंस हो गए और बाद में सिंगल बर्थ हुआ तो एग्जम्पशन कोई भी 2 बच्चों के लिए मिलेगा। सो इन रिकॉग्नाइजिंग द लिमिट ऑफ 2 बॉर्न, मल्टीपल बर्थ आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज 1 चाइल्ड। क्लियर है? अच्छा, ये जो लीव ट्रैवल का बेनिफिट है ये 4 साल के ब्लॉक में कोई भी 2 साल मिलता है। The exemption on the aforesaid is available in respect of any 2 journey performed in the block of 4 calendar years। yes or no? सर मान लीजिए 4 साल के ब्लॉक में हम ये कोई भी 2 साल का एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं। इस साल में एक ही जर्नी पे गया
तो बची हुई एक जर्नी क्या मैं अगले ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? यस, कर सकते हैं, लेकिन वो अगले ब्लॉक में भी फर्स्ट ईयर में ही आपको ये जर्नी परफॉर्म करनी पड़ेगी। इफ द असेसी हैज नॉट अवेल ट्रेवल असिस्टेंस right in any of the specified block of 4 periods, then one of the two permitted occasion exemption can be claimed in the first calendar year of the next block. Yes or no? This is called as carryover of concession. अच्छा जी सर, the exemption is strictly restricted to the expenses of airfare, rail fare, bus fare only. No other expenses like taxi, बोर्डिंग, लॉजिंग एटसेट्रा विल बी कवर्ड। एंड याद रखिए ये बेनिफिट आपको तभी मिल सकता है व्हेन असेसी हैज ऑप्टेड फॉर शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम। अगर आप 115 बीएसी लेते हैं तो ये जो ट्रैवल के कॉस्ट है ये आपके लिए क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। यस और नो? तो ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। एयर से दिया इकोनॉमी क्लास तक का एग्जाम, रेलवे से दिया फर्स्ट क्लास एसी तक के एग्जाम। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पे अवेलेबल है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फर्स्ट क्लास डिलक्स क्लास तक का अवेलेबल। रेल रूट वहां पे अगर अवेलेबल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ, तो ऐसे केस में फर्स्ट क्लास एसी तक का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। एग्जाम्पशन किसके लिए मिलेगा? एम्प्लॉय की फैमिली के लिए मिलेगा। फैमिली में ए मोर देन 2 चाइल्ड बॉर्न आफ्टर अक्टूबर 1998 कवर होते नहीं। क्लियर है मालिक? चलिए चेक कर लीजिए। चलिए तो अब आ जाते हैं कुछ एग्जम्प्टेड परक्विजिट की एक लिस्ट पढ़ लेते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कौन कौन से एग्जम्प्टेड परक्विजिट है। पहला टी एंड स्नैक्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, याद है हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए। यस, फ्री मील्स प्रोवाइडेड इन ऑफशोर एरिया एंड रिमोट एरिया, वी हैव ऑलरेडी डन। परक्विजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन, अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया कोई परक्विजिट देती है तो ये परक्विजिट टैक्सेबल नहीं है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है टोटली एग्जम्प्ट। Free education facility if the cost does not exceed 1000 per month. Interest free concessional loan not exceeding rupees 20,000. Computer and laptop given for official oblique personal use. याद आ रहा है मालिक आपको? Further, transfer without consideration a movable asset after the use of 10 years. अगर कोई movable asset एम्प्लॉयर ने 10 साल से ज्यादा यूज कर लिया उसके बाद ट्रांसफर कर रहा है। Right? Traveling facility for railways and airline employee. Conveyance facility to employ between office and residence, rent-free accommodation to High Court, Supreme Court judge, interest-free loan for medical treatment, accommodation up to 15 days, periodicals and journals used for official purpose. Yes or no? तो यहां आपका परक्विजिट वाला पार्ट क्या होता है मालिक? ओवर होता है। यस, अब परक्विजिट करने के बाद अब यहां से हमें जाना चाहिए डिडक्शंस के ऊपर। तो चार्ट के बैक पेज पे आ जाइए, वहां पे डिडक्शंस लिखा है वो पढ़ते हैं। अब आते हैं डिडक्शंस के ऊपर। देखिए जो भी आपकी सैलरी होगी, बेसिक प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट, ये बनेगा आपका ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सबसे पहले बेसिक पढ़ा, बेसिक के बाद जाके पूरा परक्विजिट रिवाइज किया, परक्विजिट के बाद जाके हम डिडक्शन पढ़ रहेंगे, डिडक्शन के बाद जाके रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ेंगे और उसके बाद अलाउंस पढ़ेंगे। Believe me, this sequence will help you to understand and make a difference between important and non-important things. Yes, आते हैं डिडक्शन। देखिए सैलरी में से 3 डिडक्शन मिलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों में मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स जो सिर्फ ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन में मिलता है। राइट, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी अमेंडमेंट आया है। अगर आप ओल्ड स्कीम में हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज एक्चुअल सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट कर लेते हैं तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन इज एक्चुअल और 75,000 विच एवर इज लोअर। तो जी हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन में आया है अमेंडमेंट 50,000 की जगह 75,000 बट अंडर 115 बीएससी, जिसका मतलब अगर एसएससी ओल्ड स्कीम में है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 होना चाहिए, अगर एसएससी न्यू स्कीम में है स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 होना चाहिए। अब आते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिलता है सिर्फ ओल्ड स्कीम में, और प्रोफेशनल टैक्स जो मिलता है सिर्फ किसके अंदर में बेटा? ओल्ड स्कीम के अंदर में। अब आते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस के ऊपर। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस देता है, पहले तो वो सैलरी में ऐड होता है और इसके बाद सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसका डिडक्शन मिल सकता है। सो फर्स्ट इट मस्ट बी एडेड इन ग्रॉस सैलरी एंड देन वी नीड टू टेक द डिडक्शन। डिडक्शन किसको मिलेगा? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये डिडक्शन मिलता नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना मिलेगा? लोअर ऑफ 3 थिंग,
एक्चुअल 20% ऑफ बेसिक और 5,000 पर एनम। कितना, वापस से बोलिए, लोअर ऑफ थ्री थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तीसरा 5,000 पर एनम। यस, तो चलो वापस से, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम दोनों में मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस जब भी मिलेगा पहले सैलरी में ऐड होगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उसका डिडक्शन मिल जाएगा लोअर ऑफ थ्री थिंग, एक्चुअल, दूसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तीसरा 5,000 पर एनम। यस मालिक। तीसरा आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जितना आपने पे किया उतना पूरा का पूरा अलाउड एज डिडक्शन। सो जितना आप पे कर रहे हैं इट इज अलाउड एज डिडक्शन। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे प्रोफेशनल टैक्स पे किया, पहले सैलरी में ऐड होगा एंड देन यू विल टेक द डिडक्शन। सो इफ एम्प्लॉयर हैज पेड, फर्स्ट ऐड इन सैलरी एंड देन टेक द डिडक्शन। क्लियर है मालिक? तो भैया याद रखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड न्यू दोनों में मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स सिर्फ ओल्ड स्कीम के अंदर में मिलेगा। यहां आपका सेक्शन 16 के डिडक्शन भी क्या होते हैं, ओवर। चेक कर लो दोस्त। चलिए जी, अब आ जाते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, एक ग्रेचुटी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, राइट। ग्रेचुटी के बाद आपको क्या पूछा जाता है, दूसरी चीज है पेंशन जो आपको पूछी जाती है। तीसरा आपको क्या पूछा जाता है, तीसरा आपको पूछा जाता है लीव एनकैशमेंट, और चौथा इसके बाद आपको पूछा जाता है प्रोविडेंट फंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर में। आइए रिटायरमेंट बेनिफिट के एक एक पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रेचुटी के ऊपर। ग्रेचुटी का एक जबरदस्त चार्ट यहाँ पे हम लोगों ने आपको बना करके दिया है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुटी देता है, और ये ग्रेचुटी 10-10 के अंदर में कवर होता है, राइट। ग्रेचुटी आपको बेसिकली 3 पार्ट में मिल सकता है, ड्यूरिंग द सर्विस में मिल सकता है, ऑन रिटायरमेंट में मिल सकता है, आफ्टर डेथ भी मिल सकता है। अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिले तो ये टोटली टैक्सेबल है। अगर आफ्टर द डेथ मिले टू द लीगल हेयर, इट इज नॉट टैक्सेबल। अगर ये रिटायरमेंट पे मिले, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी मिल रहा है, फुल्ली एग्जाम्ड। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो हमें देखना होगा इज ही कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। यस, इज ही कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। तो चलो कम ऑन, ग्रेचुटी के 3 पार्ट, ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। याद करो फास्टैग वालों, रेगुलर वालों, हमने इस बार बहुत मेहनत की ऑलरेडी। कम ऑन एवरीवन, हाथ लो, स्टार्ट करो। ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ नॉट टैक्सेबल, ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्ड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। लोअर ऑफ 3 थिंग इज अलाउड एज डिडक्शन, लोअर ऑफ 3 things is allowed as deduction। पहला एक्चुअल, दूसरा 15/26 into last drawn salary into number of years of completed service और part thereof in excess of 6 months। चलिए फिर से एक बार, 15/26 into last drawn salary into number of year of completed service और part thereof in excess of 6 months। 15/26 क्यों लेते हैं, ग्रेचुटी एक्ट का फॉर्मूला है। लास्ट ड्रॉन सैलरी, सैलरी मतलब क्या होगा, देखिए अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए, चाहे वो रिटायरमेंट पर्पस के लिए हो चाहे वो रिटायरमेंट पर्पस के लिए ना हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो बेसिक प्लस डीए, अच्छा जी, इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। मतलब क्या होगा, मान लीजिए 24 इयर्स एंड 4 मंथ्स हुआ, यू हैव टू टेक 24। 24 इयर्स एंड 6 मंथ्स हुआ, यू हैव टू टेक 24। 24 इयर्स एंड 7 मंथ हुआ, यू हैव टू टेक 25। पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स को भी पूरा ईयर लेना है, पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स उसको पूरा ईयर कंसिडर करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है, लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, और तीसरा है मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। तीसरा है मैक्सिमम लिमिट क्या बेटा, 20 लाख, चाहे एक एम्प्लॉयर से मिले या एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से मिले। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात, अगर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है, तो अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो एक्चुअल कॉमन रहेगा, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख का भी कॉमन रहेगा, लेकिन यहां पे हाफ इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। यस, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स
प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। तो आपको लेना है हाफ, और जिस मंथ रिटायर हो उसके पहले के 10 मंथ का एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्नओवर। यस और नो, राइट। अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से भी मिल रहा है तो मैक्सिमम लिमिट कितनी रहेगी, 20 लाख ही रहने वाली है। अच्छा जी, तो चलिए 3 पार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ नॉट टैक्सेबल। ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, तीसरा 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। याद आ रहा है। अब इसी केस में अगर एम्प्लॉय सीजनल एम्प्लॉय हुआ तो instead of 15/26 you have to take 7/26. So if employee is a seasonal employee, instead of 15/26 you have to take 7/26. Are you getting the point? Right? अच्छा जी सर, अगर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है तो क्या लेंगे, पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, तीसरा हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। preceding the month of retirement into number of years of completed service। क्लियर है मालिक। यहां सीजनल एम्प्लॉय के लिए यही फॉर्मूला रहने वाला है, सीजनल एम्प्लॉय के लिए यह बदलने वाला नहीं है। चेक कर लो एक बार ग्रेचुटी को। अब आते हैं नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर। द नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट इज पेंशन। पेंशन में कितने पार्ट है, 3। ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। अगेन यहां पे भी 3 पार्ट है। ड्यूरिंग द सर्विस अगर आपको कोई पेंशन मिल रही है तो ये टैक्सेबल है। पेंशन अगर एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके घर वालों को मिल रही है, द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज फैमिली पेंशन, जिसको हम आईएफओएस में पढ़ते हैं। आईएफओएस का चार्टर विजन ऑलरेडी अपलोड किया है, प्लीज जाके देख लीजिएगा। यस, सो अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय घर वालों को मिल रही है, द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज फैमिली पेंशन। और ये फैमिली पेंशन कहां कवर होती है, आईएफओएस, राइट। ऑन रिटायरमेंट मिल रही है तो 2 बातें होंगी, कम्यूटेड या अनकम्यूटेड। कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम पेंशन, वेराज अनकम्यूटेड का मतलब होता है मंथली पेंशन। अगर पेंशन मंथली मिल रही है तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर पेंशन मंथली मिल रही है तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन अगर पेंशन कम्यूटेड है, मतलब लमसम मिल रही है, तो हमें ये चेक करना होगा इज ही रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली होगी तो फुल्ली एग्जाम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली होगी तो हमें चेक करना होगा इज ही ऑल्सो रिसीविंग ग्रेचुटी और नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी। तो चलो 3 बातें, कम ऑन एवरीवन रिपीट विथ मी। पेंशन, पेंशन के 3 पार्ट, ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ टैक्सेबल इन आईएफओएस, ऑन रिटायरमेंट कम्यूटेड, अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड इज टैक्सेबल टू ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सॉरी कम्यूटेड, कम्यूटेड में 2 पार्ट, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है तो फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट है इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी। अगर उनको ग्रेचुटी भी मिली है तो 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जाम्प्ट, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिली है तो 1/2 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जाम्प्ट। ठीक है बेटा, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। सर फुल वैल्यू ऑफ पेंशन कैसे निकालेंगे, अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों में हमने इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया है, जाकर के जरूर पढ़िएगा। पेंशन अगर ऊनो से रिसीव हो रही है, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव हो रही है, तो ये टैक्सेबल नहीं है, राइट। कम ऑन, थर्ड रिविजन। पेंशन ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ इट इज टैक्सेबल इन आईएफओएस, ऑन रिटायरमेंट कम्यूटेड, अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड इज टैक्सेबल टू ऑल, commuted government employee exempt, non government employee in receipt of gratuity, not in receipt of gratuity. In receipt of gratuity 1/3 of full value of pension is exempt, not in receipt of gratuity 1/2 of full value of pension is exempt. Clear है दोस्त? Yes, check कर ले।
नेक्स्ट आता है बेटा रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर दिया, मतलब अचानक से बाहर निकाल दिया, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनसेशन पे करे। ये कंपनसेशन एज पर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो नथिंग इज टैक्सेबल। ये कंपनसेशन एज पर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो नथिंग इज टैक्सेबल। इन एनी अदर केस लोअर ऑफ फॉलोइंग इज अलाउड एज डिडक्शन। पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, तीसरा अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो कम ऑन, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया, कंपनसेशन पे किया। अगर ये कंपनसेशन एज पर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है नील, एज पर अदर है तो लोअर ऑफ 3 थिंग। पहला एक्चुअल, दूसरा 5 लाख, तीसरा अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। नाउ आप ये पूछेंगे कि अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैसे निकलता है, तो दोस्त उसका टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है, इसका भी इंतजाम तेरे भाई ने चार्ट में कर रखा है। तो कैसे निकालेंगे, 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। तो आपको क्या करना है, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। ये जो गुरु जांबेश्वर केस है ये मॉड्यूल में मेंशन नहीं है, तो आप इसे कट कर सकते हैं, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए ऐड किया गया था। सर यहां सैलरी का मीनिंग क्या है, यहां सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। एक व्यू यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे सैलरी का मीनिंग बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर होना चाहिए। हालांकि बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट को आप बेस पकड़ के चलिए। यस और नो, राइट, चेक कर लो मालिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, चेक कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के ऊपर, वीआरएस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वीआरएस प्रोवाइड कर देता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो एज ऑफ रिटायरमेंट से पहले ही आपको वीआरएस दे करके बोल दिया जाता है ओके मैं थैंक यू बाय बाय। तो अगर आपको वीआरएस मिल रहा है तो लोअर ऑफ 4 थिंग इज अलाउड एज डिडक्शन। जो भी अमाउंट मिली लोअर ऑफ फॉलोइंग इज अलाउड एज डिडक्शन। पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, ये सी बनेगा और ये डी बनेगा। तो लोअर ऑफ 4 थिंग ये कट कर दीजिए। ये एक व्यू था जो मैंने आपको रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों में बताया था कि भैया मॉड्यूल ने क्योंकि इन चारों में से लोअर लिया है, हमें ये व्यू नहीं लेना है, तो हमें लोअर ऑफ 4 थिंग लेना है। पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, तीसरा लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, चौथा लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस, बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस। सो कम ऑन, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लीव सैलरी दी, लोअर ऑफ 4 थिंग इज अलाउड एज रिडक्शन। पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, तीसरा लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, चौथा लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस। यहां सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। इस चीज का डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली वंस इन द लाइफ टाइम, ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। अच्छा, अब ये बैलेंस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फॉर सर्विस कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका एज ऑफ रिटायरमेंट है 60 और करंट ईयर जब आपको वीआरएस मिल रहा है आपका एज है 50, आपके कितने बैलेंस ईयर बचते, मतलब आज अगर वीआरएस ना लो तो आपके बैलेंस 10 ईयर्स बचेंगे। नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं भाई साहब इसमें, 12, तो आपके बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे, 120। यस, चेक कर लो। सो लोअर ऑफ 4 थिंग इज अलाउड एज डिडक्शन। पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, तीसरा लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, चौथा लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस। हाँ जी सर, आता है लीव इनकैशमेंट। नाउ व्हाट इज लीव इनकैशमेंट? लीव इनकैशमेंट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो लीव प्रोवाइड करता है, अगर एम्प्लॉय उस लीव को ना लेकर के एग्जैक्टली उस दिन वर्क कर दे तो ये जो लीव उसने नहीं क्लेम की है इसके लिए उसको पेड लीव का अक्यूमुलेशन होता है, और ये पेड लीव का अक्यूमुलेशन जब वो रिटायरमेंट होता है उस टाइम पे दे दिया जाता है। अब अगेन लीव इनकैशमेंट 3 टाइम पे मिल सकता है, एक ड्यूरिंग द सर्विस, दूसरा ऑन रिटायरमेंट और तीसरा आफ्टर द डेथ। अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल रहा है तो इसे लीव सैलरी बोला जाता है,
विच इज कंप्लीटली टैक्सेबल। अगर ये आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय मिलता है तो इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लीगल हेयर, लीगल हेयर के हाथ में फिर वो टैक्सेबल नहीं है। अगर रिटायरमेंट पे मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्प्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोअर ऑफ 4 थिंग इज एग्जाम्प्ट, लोअर ऑफ 4 थिंग, मिनिमम ऑफ 4 थिंग इज एग्जाम्प्ट। पहला एक्चुअल, दूसरा एवरेज सैलरी ऑफ 10 months इंटू 10, थर्ड मैक्सिमम लिमिट 25 लाख। जी हाँ, एक टाइम था यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 3 लाख हुआ करती थी, जिसको पहले अमेंड करके क्या कर दिया गया है, 25 लाख कर दिया गया है। एंड लीव क्रेडिट फॉर 30 days। तो चलो कम ऑन, वंस अगेन, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लीव क्रेडिट प्रोवाइड किया, ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ नॉट टैक्सेबल, ऑन रिटायरमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसके अंदर में लोअर ऑफ 4 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा एवरेज सैलरी फॉर 10 months, तीसरा मैक्सिमम लिमिट 25 लाख, चौथा लीव क्रेडिट फॉर 30 days। अब सवाल उठता है ये कैसे निकाला जाएगा, लीव क्रेडिट फॉर 30 days कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। कैसे निकालते लीव क्रेडिट फॉर 30 days, लीव क्रेडिट मतलब जितना बैलेंस लीव बचा हुआ है वो इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर सैलरी मतलब क्या होता है। देखो बेटा, सैलरी का मतलब होता है आपका बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो आपको 3 चीजें लेनी है सैलरी के अंदर में, बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। अच्छा जी सर, सो लीव क्रेडिट कैसे निकाला जाता है, जो भी बैलेंस लीव है इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लीव क्रेडिट का कंप्यूटेशन कैसे निकाला जाएगा, आई मीन ये जो बैलेंस लीव है इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा। यहां जो लीव क्रेडिट की बात चल रही है इसका मतलब हम बैलेंस लीव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो बैलेंस लीव का कैलकुलेशन ये कैसे किया जाता है, देखिए लॉजिकली एज पर लेबर लॉस आपको 3 तरीके की लीव्स दी जा सकती है ना। एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है जो आपके ओकेजनल लीव्स होते हैं वो, और तीसरा होता है जो आपके हेल्थ रिलेटेड 30 days का पेड लीव अलाउड होता है, राइट। यानी लेबर लॉस के हिसाब से आपको 30 days लीव अलाउड है, कैलकुलेशन भी बिल्कुल इसी पे होता है। अब हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में लीव जो दिया जाए साल भर में वो 30 days से कम का हो, .30 days का हो, या 30 days से ज्यादा का हो। अगर आपको जो लीव दी जा रही है वो 30 days से कम की है, लेट्स से 25 days की दी जा रही है, तो 25 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, ये आपकी टोटल लीव बनेगी। टोटल लीव में से जितनी लीव आपने ऑलरेडी ले लिया है वो माइनस कीजिए, आपकी बैलेंस लीव आ जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट। यानी अगर लीव जो अलाउ किया गया है एम्प्लॉयर द्वारा वो 30 days से कम है, तो एक्चुअल इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, ये आपकी टोटल लीव बनेगी। टोटल लीव में से जितनी लीव आप ऑलरेडी ले चुके हैं माइनस कर दीजिए, जो बचा वो बैलेंस लीव ही बचेगा मालिक, एवरीबॉडी, इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। ये हुआ एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पे, अगर आपको लीव्स 30 है, कैलकुलेशन तो 30 के ही होगा, पर व्हाट अबाउट अगर आपको लीव 30 से ज्यादा डेज की होगी, तो लेट्स से कोई ऑर्गेनाइजेशन 40 days पेड लीव देता होगा, तो ऐसे केस में भी कैलकुलेशन सिर्फ 30 पे ही होगा। यस, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 30 से ज्यादा की लीव भी दे रहा है तो जो कैलकुलेशन होगा वो 30 के बेसिस पे ही होगा। सो 30 इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय बैलेंस लीव इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30, राइट। The maximum leave allowed as per the rule is 30 days per year. If the period of leave credit is more than 30 days, then take the 30 days for the purpose of calculation, and if it is less than 30 days, the same shall be taken. Yes, so chalo come on, one more time. Leave salary के 3 part, during the service, on retirement, after the death. During the service, बोलो बेटा जल्दी से, taxable. After the death, not taxable. On retirement, government employee, non-government employee. Government employee fully exempt, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोअर ऑफ 4 थिंग, एक्चुअल मैक्सिमम लिमिट 25 लाख, तीसरा एवरेज सैलरी फॉर 10 months, चौथा लीव क्रेडिट। लीव क्रेडिट कैसे निकालेंगे, बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। सैलरी का मतलब क्या, बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। यस और नो मालिक, एक बार चेक कर लीजिए जल्दी से, एक बार चेक कर लीजिए, विल मूव ऑन। चलिए ऑन द नेक्स्ट पेज आपको प्रोविडेंट फंड भी दिख जाएगा, ये लास्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है। देख रिटायरमेंट बेनिफिट में वी हैव डन विद ग्रेचुटी, पेंशन, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, वीआरएस, लीव एनकैशमेंट। 6th है आपका प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और इसमें भी आरपीएफ वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है।
अब चलिए पहले प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ डिटेल बता देते हैं। प्रोविडेंट फंड जो है ये इंडिया में प्रोविडेंट फंड एक्ट के कारण क्या किया जाता है, बनाया जाता है। स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज को प्रोविडेंट फंड मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। अब प्रोविडेंट फंड बेसिकली दो तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। एक, गवर्नमेंट बोलती है हमारा फंड है, आप इसके अंदर में पैसा डाल दीजिए। अगर गवर्नमेंट के बनाए हुए फंड में आप पैसा डाल देते हैं, द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अगर आप गवर्नमेंट के फंड में नहीं डालना चाहते, आप प्राइवेट फंड बना लीजिए। प्राइवेट फंड बना के अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लिया, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का अप्रूवल ले लिया, तो इसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। और अगर आपने प्राइवेट फंड बनाया पर इनकम टैक्स का अप्रूवल आप नहीं ले पाए, तो इसे हम कहते हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, दैट इज यूआरपीएफ। और इसे शॉर्ट फॉर्म्स में बुलाया जाता है, जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को एसपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को आरपीएफ और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को यूआरपीएफ बोला जाता है। अब ये तो जितने भी थे ये किसके लिए थे बेटा, सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए थे। अब जो बिजनेसमैन थे इनको भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना था, तो इनने भी गवर्नमेंट से डिमांड किया, यार हमारे लिए भी कोई स्कीम, सेविंग स्कीम बना दीजिए, काइंड ऑफ अ प्रोविडेंट फंड टाइप। तो इनके लिए बनाया गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको कहा जाता है पीपीएफ। तो बेसिकली आप चैप्टर में चार चीजें पढ़ते हैं, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ एंड पीपीएफ, इस तरीके के चार चीजें पढ़ते हैं। इस पूरे गेम में आरपीएफ जो है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए एक एक फंड के बारे में बात करते हैं। अब अगर कोई फंड है तो एक्चुअली ये रन कैसे होता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर कोई फंड है तो एक्चुअली ये रन कैसे होता है, एम्प्लॉयर इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करता है, ये दोनों जन एक जगह पैसा रखते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। बेसिकली ये फंड जो है ये बैंक में रखा जाता है और इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और एंड में जब आप रिटायर होंगे तब ये पैसे को निकाल देंगे। यानी हमें चार अलग अलग टाइम के टैक्स डिटेल्स की बात करनी है। एक, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इसका टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या होगा, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इसका टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या होगा, इसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या होगा, और एंड में जब पैसा रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय को मिल जाएगा इसका टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या होगा। यही चार टैक्सेशन एस्पेक्ट बनने चाहिए। तो इट इज अ 4x4 मैट्रिक्स। यस, 4x4 मैट्रिक्स। इन चारों के लिए चार अलग अलग सिचुएशन में क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसपीएफ की। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे एसपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है तो इट इज नॉट टैक्सेबल टू एम्प्लॉय, इट इज फुल्ली एग्जाम्प्ट। क्यों, गवर्नमेंट खुद की स्कीम को प्रमोट करना चाहती है, सीधे सीधे शब्दों में, इसीलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इट इज नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉय खुद का जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है इट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर एटीसी। सर एटीसी में डिडक्शन क्यों मिल रहा है, अरे सीधी सी बात है भाई, एम्प्लॉय खुद का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट्स के जो डिडक्शन जो है ये तो वैसे भी एटीसी में मिलते आए हैं। तीसरा, इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये भी फुल्ली एग्जाम्प्ट होने वाला है, गवर्नमेंट अपनी स्कीम को प्रमोट कर रही है। और चौथा, जो फाइनल अमाउंट मिलेगा ये सेक्शन 10(11) के तहत क्या है, एग्जाम्प्ट है। तो अगर देखा जाए तो एसपीएफ एक विन विन सिचुएशन है, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्रोविडेंट फंड एसपीएफ के कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो एसपीएफ मतलब एक ऐसा फंड जो गवर्नमेंट का फंड है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय उसमें रजिस्टर कर लेते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जाम, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी, वो भी अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रहे तो। आप सभी को याद होगा 115 बीएससी ऑप्ट किया तो एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलता। तीसरा, इसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी एग्जाम, फाइनल अमाउंट भी एग्जाम। अब एसपीएफ भी लगभग पूरा पीपीएफ जैसे ही वर्क करता है, पीपीएफ भी पूरा एसपीएफ जैसे ही वर्क करता है। एसपीएफ में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कोई है ही नहीं, तो एम्प्लॉयर कोई अमाउंट देगा नहीं, इसलिए यहाँ पे एनए दैट इज नॉट एप्लीकेबल लिखा है। एम्प्लॉय खुद जो कंट्रीब्यूट कर रहा है या पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड खुद जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका डिडक्शन वो एटीसी में ले सकता है। पीपीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, इसका टैक्सेबिलिटी नहीं है। और पीपीएफ का जो फाइनल अमाउंट है ये भी पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है। तो अगर आप देखिए एसपीएफ और पीपीएफ बिल्कुल सेम है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को हटा दे तो एग्जैक्ट इट इज सेम। समझ में आ रही है बात बेटा। अब आते हैं कहां पे बेटा, आरपीएफ के ऊपर। जे इंपॉर्टेंट है बाबू, हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है। आरपीएफ मतलब आपने एक प्राइवेटली फंड बनाया और इस फंड को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव करवा दिया है, इसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय के बिहाफ पे आरपीएफ के अंदर में कंट्रीब्यूट कर रहा है ये 12% ऑफ सैलरी तक के एग्जाम्प्ट है, और बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी क्या है, ये टैक्सेबल है। अब इसे कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 15% क्या किया, कंट्रीब्यूट किया इन आरपीएफ, तो ये जो 3% है ना दोस्त, ये टैक्सेबल हो जाएगा किसको, एम्प्लॉय को, क्योंकि 12% तक के तो एग्जाम्प्ट है, बियॉन्ड 12% जो है ये टैक्सेबल हो जाएगा किसको, एम्प्लॉय को। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। सो कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। तो 12% के ऊपर का जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल होने वाला है, 12 तक के कोई टैक्सेबल नहीं होने वाला। अब यहां पे सैलरी का मतलब क्या है दोस्त, यहां पे सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। सो भैया आरपीएफ के लिए जो सैलरी है, सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर।
ओके बेटा, सो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे कंट्रीब्यूट किया, कहां बेटा, आरपीएफ के अंदर में कंट्रीब्यूट किया, अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट है, बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। एम्प्लॉय जो खुद का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट है तो डिडक्शन मिलना ही चाहिए टीसी में। आरपीएफ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये एग्जम्प्ट है अप टू 9.5%, तो बियॉन्ड 9.5% का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। अब कई बच्चे ये कैलकुलेशन करने में मिस्टेक करते हैं, बेटा बुलाती है मगर जानेगा नहीं आपने, क्या मिस्टेक करते हैं सर, अरे मेरे दोस्त तू ये मिस्टेक करता है कि यहां पे भी तू 9.5% ऑफ सैलरी ले लेता है, यहां 9.5% ऑफ सैलरी नहीं लेना है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% तक के है तो पूरा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। चलिए इसे ऐसे समझिए, आरपीएफ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 9%, कंप्लीटली एग्जम्प्ट। आरपीएफ पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ये मिल रहा है लेट्स से 10%, तो जो 0.5% है ना वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अच्छा जी, अब फाइनल अमाउंट का क्या करेंगे, तो वापस से एक बार, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जाम, बियॉन्ड 20% ऑफ सैलरी टैक्सेबल। ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में। जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट का क्या होगा, अप टू 9.5% पर एनम एग्जाम, बियॉन्ड 9.5% टैक्सेबल। और जो फाइनल अमाउंट है उसका क्या होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन। ये जो फाइनल अमाउंट है ये पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट है, सेक्शन 10-12 के अंदर में सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन ये फाइनल अमाउंट पूरी की पूरी क्या है बेटा, एग्जाम्प्ट है। यस। कंडीशन क्या है उस पर भी हम 2 मिनट में आते हैं, पहले यूआरपीएफ कर लेते हैं। यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मतलब एक प्राइवेटली क्रिएटेड फंड, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने कम्युनिकेट नहीं किया इस फंड को, या इस फंड को अप्रूवल नहीं दिया गया है क्योंकि आपने कंडीशन अब तक सेटिस्फाई नहीं करी है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इट इज नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। इट इज नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, जिस टाइम पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसे उस टाइम पे टैक्स नहीं किया जाता। इट इज नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय जो खुद का कंट्रीब्यूशन कर रहा है इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला क्योंकि आपने को अप्रूवल नहीं मिला है और आप फंड बना के बैठे हैं। इस पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है जिस साल क्रेडिट हो रहा है उस साल नॉट टैक्सेबल। यस, लेकिन जो फाइनल अमाउंट होती है ना बेटा ये टैक्सेबल होती है। फाइनल अमाउंट के अंदर में क्या होगा, इतने सालों से क्रिएट किया गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इतने सालों से क्रिएट किया गया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर का इंटरेस्ट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, यही चारों चीज मिला के आपका एंड ऑफ द फंड होगा। एवरीबॉडी इतने सालों से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा वो, इतने सालों से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा होगा वो, और इन दोनों के कंपोनेंट्स पे इंटरेस्ट, यही 4 चीजें आपके टोटल बनेगी। अब ध्यान से सुनिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट सैलरी में टैक्स होगा। यस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इज टैक्सेबल इन सैलरी। तो एम्प्लॉयर का जितना भी कंट्रीब्यूशन था इतने सालों का प्लस उस कंपोनेंट पे जितना इंटरेस्ट है ये पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा सैलरी के अंदर में। एम्प्लॉय का जो ओन कंट्रीब्यूशन था ये टैक्सेबल नहीं है। अब आप ये पूछेंगे कि सर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्यों टैक्सेबल नहीं है, कमाल करते हो यार दोस्त, खुद का पैसा है, इतने सालों से खुद ही गुल्लक में डाल रहा था, जिस दिन गुल्लक फूटा पैसा आया क्या उसे इनकम मान लोगे? आप तो यही बोलोगे ना भैया मैंने तो खुद ने पैसा डाला, ये मेरी इनकम थोड़ी ना। बात समझ आ रही है बात, ये तो आपकी सेविंग्स थी, तो इसी के लिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होने वाला। लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर का जो इंटरेस्ट है ये तो टैक्सेबल जरूर होना चाहिए ना दोस्त। सो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS। क्लियर है मालिक? तो चलो 1 2 3 स्टार्ट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे यूआरपीएफ में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इट इज नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय जो खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है नो डिडक्शन अलाउड, इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है नॉट टैक्सेबल। लेकिन फाइनल अमाउंट के 4 कंपोनेंट होंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल इन सैलरी, एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल इन IFOS। चलो एक बार ये प्रोविडेंट फंड का टेबल पढ़ लो, फिर कंडीशन एंड ऑल बढ़ाता हूं। जल्दी से कंप्लीट कर ले। अब अगर आप ध्यान देंगे दोस्त तो यहां पे एक और पॉइंट लिखा है कि भैया आरपीएफ का जो फाइनल अमाउंट है वो तभी एग्जाम्प्ट होने वाला है जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। वो कंडीशन खैर मैंने यहाँ पे चार्ट्स में नहीं लिखी है बिकॉज वो एक्सेसिव कंटेंट हो जाता है, पर मैं डिस्कस जरूर कर लेता हूँ। कंडीशन नंबर 1 है कि एटलीस्ट आपने जॉब पे 5 साल रहना चाहिए। यस, आपने एटलीस्ट 5 इयर्स जॉब पे रहना चाहिए। 5 साल से कम अगर 3 रीजन के कारण है तो भी ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने जॉब 5 साल से कम किया लेकिन 3 रीजन के कारण आपने कम किया। पहला, आपकी खुद की हेल्थ खराब थी इस वजह से, दूसरा एम्प्लॉयर का बिजनेस ही क्लोज हो गया था इस वजह से, या आपने इस एम्प्लॉयर को छोड़ के किसी दूसरे एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर लिया था और आपने न्यू एम्प्लॉयर के साथ प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर कर लिया इस वजह से।
तो जरा ध्यान से सुनिएगा, फाइनल अमाउंट जो है आरपीएफ की वो एग्जाम्प्ट है कब, अगर आपने एटलीस्ट 5 साल तक के काम कर लिया है तो। कंडीशन नंबर 2, अगर आप 5 साल काम नहीं कर पाए हैं लेकिन आपने जो जॉब कम क्विट किया था, ये 3 रीजन की वजह से थे। पहला आपका बैड हेल्थ, दूसरा जो आप थे आपने कहीं और ट्रांसफर कर दिया था और कहीं और रजिस्टर कर लिया था, सो दैट आपका 5 इयर्स कंटिन्यू होगा, नॉट विद वन एम्प्लॉयर बट विद अनदर एम्प्लॉयर। और तीसरा, अगर एम्प्लॉयर ने अपना बिजनेस ही क्लोज डाउन कर दिया था जिसके कारण आप अपने 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में भले ही आपका 5 साल से कम का जॉब हुआ होगा तो भी आपका जो फाइनल अमाउंट है आरपीएफ का वो क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। क्लियर है प्रभु? यस। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। ऑन द सेम पेज ऑन द चार्ट, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है जिसकी इंडिविजुअल लिमिट रखी गई है 1,50,000 तक के। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है अप टू 1,50,000 नील, बियॉन्ड 1,50,000 इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स, इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। एम्प्लॉय जो खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में, उनको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट टू द लिमिट दैट यू नो it is not covered under section 115 BAC। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है अप टू 1,50,000 एग्जाम, बियॉन्ड 1,50,000 टैक्सेबल। एम्प्लॉय जो खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है ये टोटली क्या है बेटा, अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड he has not opted for 115 BAC। इज दैट डन? यस। अब आते हैं एक ओवरऑल कैप लिमिट पे। देखिए, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में, पेंशन स्कीम के अंदर में या फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन साल भर में 7,50,000 से ऊपर करता है, तो जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन है इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 द होल ऑफ सच अमाउंट इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। इसको कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे 5 लाख रुपीज कंट्रीब्यूट किए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, यस, 3 लाख कंट्रीब्यूट किए इन लेट्स से सुपर एन्युएशन फंड में, बराबर है। तो अब जो इंडिविजुअल लिमिट्स पे ये टैक्सेशन होंगे वो तो होंगे ही होंगे। इनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 8, विच इज मोर देन 7.5 लाख, यस और नो। तो जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन है 50,000 का, ये 50,000 भी अलग से टैक्स होगा। मतलब आरपीएफ की जो लिमिट अलग से टैक्स हो रही है वो तो होगी, एसएएफ की जो लिमिट अलग से टैक्स हो रही है वो तो होगी, ये 50,000 को अलग से टैक्स किया जाएगा एज परक्विजिट। और जब हम ये 7,50,000 का लिमिट देखते रहेंगे तो इसमें जो एनुअल अक्रीशन होता है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, हमें वो भी कंसिडर करना होगा। सो देखिए, द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड ऑन अकाउंट ऑफ असेसी बाय एम्प्लॉयर इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अ स्कीम अंडर 80 CCD1 जिसको हम कहते हैं पेंशन स्कीम। तीसरा, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 इन अ प्रीवियस ईयर। The annual accretion by way of interest or dividend shall also be computed in a manner as may be prescribed। जब हम ये लिमिट लेते रहेंगे 7,50,000 की, तो इंटरेस्ट का भी लिमिट इसमें हमें कंसिडर करना होगा। इसे कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया 7 लाख और इंटरेस्ट आ रहा है 1.5 लाख, मतलब टोटल कितना हो गया 7 + 1.5, टोटल हुआ 8.5 विच इज इन एक्सेस ऑफ 7.5 by 1 लाख। तो ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, परक्विजिट माना जाएगा। इन शॉर्ट, अगर एम्प्लॉयर ने इन तीनों का मिलाकर के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 7,50,000 से ऊपर कर दिया किसी भी ईयर में, तो जितना 7.5 के ऊपर जा रहा है उतना परक्विजिट माना जाएगा। और ये 7.5 की लिमिट के अंदर में हम लोग इंटरेस्ट भी कंसिडर करेंगे, और ये इंटरेस्ट किसी खास तरीके से कंप्यूट किया जाता है। ये इंटरेस्ट जो है ये किसी खास तरीके से कंप्यूट किया जाता है। यही बात चार्ट के वापस से इस पार्ट में भी लिखी है। अगर आप देखेंगे कि एक ओवरऑल कैप जो है ये इंट्रोड्यूस की गई थी इन एक्सेस ऑफ 7.5, जो है इसे क्या माना जाएगा, टैक्सेबल माना जाएगा, और इसमें एनुअल अक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी काउंट होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब ये इंटरेस्ट जो है ये कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपके मन में यहां पे एक पॉइंट है, इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो बढ़िया, और नहीं हो तो चार्ट के इस पार्ट पे आइए, इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट किया जाता है इसका एक पूरा टेक्निक दिया है। आपको याद होगा हमने रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच के अंदर में बहुत डिटेल में इस पे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं और इसको डिटेल में डिस्कस भी किया है। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे आरपीएफ, एसएएफ या पेंशन फंड में साल भर में 7.5 के ऊपर कंट्रीब्यूट कर दिया, तो जितना एक्सेस कंट्रीब्यूट किया उसे परक्विजिट माना जाएगा। ये 7.5 में हम इंटरेस्ट भी कंसिडर करेंगे जो इस पे अक्रू हो रहा है। अब दिक्कत कहां थी, ये इंटरेस्ट क्यों अलग से कैलकुलेट किया जा रहा है? बेटा दिक्कत ये थी कि ईयर 1 ये तीनों का कंट्रीब्यूशन प्लस इस पे इंटरेस्ट आया होगा, ईयर 2 आप इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे केस में सिर्फ करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पे ही टैक्स लगे, ये आपको इंश्योर करना होगा।
है ना, नहीं तो इट विल अमाउंट टू डबल टैक्सेशन। इसीलिए इंटरेस्ट को निकालने का एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा टैक्सेबल परक्विजिट इज इक्वल टू पीसी अपॉन 2 इंटू आर प्लस PC1 TP1 इंटू आर। वाह 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 वाह। अगर आपने ये ढंग से रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है आपको इस पॉइंट पे डिफिकल्टी फेस करना पड़े, बट मैं अज्यूम करता हूं कि बाय दिस टाइम जब आप चार्ट रिवीजन देख रहे हैं आपने ये अच्छे से करा होगा। यस, टीपी मतलब टैक्सेबल परक्विजिट। व्हाट डू यू मीन बाय टीपी? टीपी का मतलब होता है टैक्सेबल परक्विजिट। पीसी अपॉन 2, पीसी का मतलब क्या है? करंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन जितना 7.5 के ऊपर जा रहा है वो। सो मान लीजिए अगर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है 8.5 है, तो 8.5 माइनस 7.5 एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 1 लाख। तो पीसी इज इक्वल टू द एक्सेस अमाउंट, द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 7.5 लाख के ऊपर जा रहा है वो हमारे लिए एक्सेस अमाउंट बनेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डिवाइडेड बाय 2, प्रैक्टिकली उसको एवरेज कर रहे हैं, इनटू आर। तो टैक्सेबल परक्विजिट इज इक्वल टू पीसी अपॉन 2 इंटू आर। अब ये आर क्या है? आर का मतलब है आई अपॉन एफ एवरेज। आई का मतलब है इंटरेस्ट अपॉन एफ एवरेज, फंड्स एवरेज। अभी आई का मतलब क्या है? जितना इंटरेस्ट आपको साल भर में अक्रू हुआ है वो पूरा। सो आई का मतलब है अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। तो जितना इंटरेस्ट आपको अक्रू हुआ है वो हुआ आई। एफ एवरेज क्या है? ओपनिंग ऑफ द फंड प्लस क्लोजिंग ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय 2। फंड का एवरेज ले रहे हैं वो। तो जो भी आपका ओपनिंग ऑफ द फंड है, अब देखो यहां पे बहुत लॉफुल लैंग्वेज में लिखा है ओपनिंग ऑफ द फंड प्लस क्लोजिंग ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय 2 फंड्स एवरेज। डन। तो चलिए, पीसी मतलब करंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन ओवर एंड अबाउ 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। आर का मतलब क्या है? आई अपॉन एफ एवरेज। आई मतलब करंट ईयर में जितना इंटरेस्ट अर्न किया वो, एफ एवरेज का मतलब फंड का ओपनिंग फंड का क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब PC1 प्लस TP1 इंटू आर। PC1 क्या है? अगर इसके पहले के कभी भी ईयर का, लेट्स से इसके पहले वाले ईयर का 7.5 लाख के ऊपर गया था तो उसको हम कहेंगे PC1। इसके पहले वाले ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन। TP1 इसके पहले वाले ईयर का जो टैक्सेबल परक्विजिट है इंटरेस्ट का वो। तो PC1 प्लस TP1 अगर इसके पहले वाले ईयर, ये ईयर 2 हुआ, ईयर 1 के अंदर में कोई टैक्सेबल परक्विजिट या टैक्सेबल एक्सेस कंट्रीब्यूशन था वो इनटू आर। आर कैसे निकालेंगे? आई अपॉन एफ एवरेज। तो चलो वापस से पूरा सिनेरियो को जोड़ देता हूं। क्या है पूरा सिनेरियो? अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है, एसएएफ में कंट्रीब्यूट किया है, पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख। जब ये 7.5 लाख देखते रहेंगे तो हम जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है वो भी देखेंगे। तो जितना एक्सेस है 7.5 से वो टैक्सेबल परक्विजिट बनेगा। क्लियर है मालिक? अब ये इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? पीसी अपॉन 2 इंटू आर प्लस TP1 PC1 इंटू आर। पीसी मतलब करंट ईयर का एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, आर का मतलब है इंटरेस्ट अपॉन एफ एवरेज। यस, एफ एवरेज का मतलब है ओपनिंग ऑफ द फंड क्लोजिंग ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस PC1 TP1 इंटू आर। PC1 TP1 मतलब इसके पहले भी ईयर्स का जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन था और टैक्सेबल परक्विजिट था वो आपको लेना है, टैक्सेबल इंटरेस्ट था वो आपको लेना है इनटू आर। क्लियर है मालिक? इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर में और मॉड्यूल के अंदर में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 ही क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इज दैट डन? ये चार्ट रिवीजन के अंदर में मेरे साथ एक इशू है कि मुझे इस कंटेंट को उस ऑब्जेक्टिव से बनाना है कि बच्चा एग्जाम के टाइम पे इसे देख रहा होगा और फटफट उसे रिवाइज करना है। ही डोंट हैव दैट टाइम कि वो इसके साथ साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व करे। अगर आप इस कंसेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको फास्ट ट्रैक या रेगुलर की तरफ मूव करना चाहिए। मैं इस अजम्पशन के साथ इसे पढ़ा रहा हूं कि आपको यार ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट याद तो भी होना चाहिए। क्लियर है मालिक? चलिए एक बार देख लीजिए इसको भी। डन सब। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट भी खत्म हुआ, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, प्रोविडेंट फंड, यस और नो, एंड लीव सैलरी, ये हमारा सारा का सारा खत्म हुआ। तो अगर आप देखेंगे हमने पहले बेसिक सैलरी पढ़ा, वहां से हम परक्विजिट्स पे गए, परक्विजिट्स पे डिडक्शन पे गए, डिडक्शन से रिटायरमेंट बेनिफिट पे आए। अब आते हैं सैलरी के सबसे इजी और आखिरी पार्ट के ऊपर, दैट इज अलाउंसेस। यस, देखिए अलाउंस और परक्विजिट में कई बार बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में नेम सेम है।
जैसे लंच एंड टिफिन अलाउंस, और वहां पे वो फ्री फूड फैसिलिटी हो जाता है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक राज की बात बताऊं, यू विल थैंक मी लेटर, अलाउंस अगर होगा ना तो उसके नाम के पीछे अलाउंस लिखा होगा। ये इसका सबसे इजी तरीका है समझने का। जैसे एजुकेशन फैसिलिटी और एजुकेशन अलाउंस, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पे 1000 की लिमिट लगाना चाहिए वहां पे 100 रुपए लगाते हैं, और 100 रुपए की लिमिट पे 1000 रुपए की लिमिट लगा देते हैं। आसान तरीका बताऊं, अगर एजुकेशन अलाउंस लिखा है तो आप अलाउंसेस में है, अगर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड लिखा है तो आप कहां जाएंगे, परक्विजिट में जाएंगे। ये एक बहुत छोटा सा वर्ड है कि अलाउंस के पीछे वर्ड अलाउंस लिखा हुआ होता है ना। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंसेस देता है। व्हाट आर द अलाउंसेस? दीज आर बेनिफिट इन कैश। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, और यही कैश बेनिफिट्स को अलाउंसेस कहा जाता है। अलाउंसेस की भी 3 बेसिक कैटेगरी है। पहला, वो अलाउंसेस जो फुल्ली टैक्सेबल है। दूसरा, वो अलाउंसेस वो तभी टैक्सेबल है जब आप उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। और तीसरे, वो अलाउंसेस जो पार्टली एग्जम्प्ट है। यस और नो? तो चलिए एक एक पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। मतलब अगर ये प्रॉब्लम में आपको दिख रहे हैं, लेना और सीधा सैलरी में ऐड करने का, किसी की नहीं सुनने का, सीधा सैलरी में ऐड कर देने का। कौन कौन सा? पहला, एंटरटेनमेंट अलाउंस। यस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस देता है, राइट, फॉर सैक्रिफाइसिंग ऑफ एम्प्लॉयर। मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, क्योंकि वो अपने बहुत सारे चीजें सेक्रीफाइस करते हैं। आप मैं होली खेलते रहते हैं, लेकिन हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की आर्मी हमें उस टाइम पे भी सेव करती होती है, तो वो भी अपने एंटरटेनमेंट को सेक्रीफाइस करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं, बिकॉज दे सेक्रीफाइस वेरी डे टू डे एंटरटेनमेंट। और ये एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले तो सैलरी में क्या किया जाता है, टैक्स किया जाता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है, इसीलिए डिडक्शन जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस का, वो सिर्फ किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। यस, नेक्स्ट, डियरनेस अलाउंस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए एक अलाउंस देता है, कॉल्ड एज डियरनेस अलाउंस, कंप्लीटली टैक्सेबल। ओवर टाइम अलाउंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से जो ओवर टाइम करवाता है उसके लिए एक्सेस पे करना होता है, तो ओवर टाइम अलाउंस इज टैक्सेबल। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है कि देख यार, मैं तेरे को हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं दे सकता, पर तू अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, इसी के लिए मैं तुझे एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दे रहा हूं, कंप्लीटली टैक्सेबल। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, भैया जब आप इन शहर में जाते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, तो आपका सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस वहां पे टैक्सेबल करके आपके हाथ में दिया जाता है। इंटरिम अलाउंस, ये कोई फिक्स्ड अलाउंस नहीं होता, पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को समय समय पे एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए कुछ अलाउंस दे देता है, जिसको हम कहते हैं इंटरिम अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस, सो दैट एम्प्लॉय कैन हैव द फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्वेंट अलाउंस देता है कि भैया देख, मैं तेरे को सर्वेंट नहीं दे सकता, पर मैं तेरे को पैसा दे देता हूं, तू अपने एंड पे ढूंढ ले। सर्वेंट अलाउंस टोटली टैक्सेबल। कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अगर पैसा दिया जाए तो प्रोजेक्ट अलाउंस है, उसको स्टडी करने के लिए पैसा दिया जाए तो प्रोजेक्ट अलाउंस। टिफिन ऑब्लिक लंच अलाउंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है देख यार, मैं तेरे को फूड नहीं दे सकता, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तेरे को जिधर खाना है खा लेना। यही अगर फूड दे दिया, फ्री फूड फैसिलिटी, याद आ रहा है, 50 रुपीज पर मील। लंच ऑब्लिक टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। एनी अदर कैश अलाउंस, वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, कुछ ना करने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी ऐसा ही कुछ होता है जहां पे एम्प्लॉय को अपने कुछ चीजों को नहीं करना है, जिसके अगेंस्ट में उसे एक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है। एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर एम्प्लॉय जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो ये कंप्लीटली टैक्सेबल है, लेकिन इसका बेनिफिट कब मिलेगा, अगर आप हैंडीकैप एम्प्लॉय है तब ये टैक्सेबल नहीं है, उस केस में आपको एक पार्शियल एग्जम्पशन है। अदर देन हैंडीकैप एम्प्लॉय को जब भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो ये टोटली क्या होता है, टैक्सेबल। तो अगर आप देखेंगे देयर इज अ लिस्ट विच इज अ वेरी इजी लिस्ट, क्या क्या टैक्सेबल है। अगर मैं इसके साथ इसको जोड़ के देखूं, इसके साथ इसको जोड़ के देखूं, तो क्या क्या टैक्सेबल है, बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस। यस और नो, ये सारे के सारे अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है। प्रॉब्लम में दिखा इनटू द रेलेवेंट पीरियड आपका टैक्सेबल सैलरी आएगा। क्लियर है? एक बार लिस्ट को फटाफट पढ़ लो आगे बढ़ने से पहले। डन है जी। अब आते हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंस पे। ये पार्टली टैक्सेबल अलाउंस जो है ना, इसमें बेसिकली 3 ही चीजें जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एक हाउस रेंट अलाउंस, दूसरा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तीसरा हॉस्टल अलाउंस। ये 3 ही अलाउंसेस को एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैं आप सभी को बता दूं, ये अलाउंसेस जो है ये 10-14 के अंदर कवर होते हैं, जो 115 बीएससी अगर ऑप्ट किया होगा तो नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया होगा तो एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रंस हॉस्टल अलाउंस, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे।
अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया तो आपको ये पार्शियल एग्जम्पशंस अवेलेबल होंगे। आई रिपीट, अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करेंगे तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन सोशल अलाउंस, राइट, HRA, ये कंप्लीटली टैक्स हो जाएंगे। अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया, इफ यू ऑप्ट आउट ऑफ 115 बीएससी, तो ही आपको HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, इसका रिडक्शन मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं HRA की। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर घर दे दे, हम उसे कहते थे RFA, जिसका कंप्यूटेशन हम पार्ट 1 में देख के आए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर क्या देते, घर दे दे। लेकिन कई बार एम्प्लॉयर चूज करता है कि नहीं यार, मैं इसको घर नहीं दूंगा, मैं इसको पैसे दे दूंगा, ये अपने घर का काम खुद कर लेगा। घर देखना कहाँ है, ये खुद देख लेगा, अपने एरिया में जिधर रहना है उधर रह लेगा। क्लियर है? इस कंसेप्ट को हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है तो लोअर ऑफ फॉलोइंग इज अलाउड एज डिडक्शन। लोअर ऑफ फॉलोइंग इज अलाउड एज डिडक्शन। पहला एक्चुअल, दूसरा याद करो बच्चों 50 और 40% ऑफ सैलरी। याद आ रहा है क्या? 50 और 40% ऑफ सैलरी। सर 50 कब कब लेना है? अगर अकोमोडेशन जो दिया गया है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में है तो 50% ऑफ सैलरी लेना है, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी आपको कंसिडर करनी है। याद आ रहा है मालिक? तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो तीनों में से लोअर जो भी रहेगा हमें वो सिलेक्ट करना है। चलो कम ऑन, वंस अगेन, तीनों में से क्या क्या लोअर? पहला एक्चुअल HRA जितना मिला उतना, दूसरा 50% और 40% ऑफ सैलरी, तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। 50 कब कब लेना है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में अगर घर दिया होगा तो 50% लेना है, नहीं तो 40% ऑफ सैलरी आपको लेना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा जी सर, ये हुई एक बात। दूसरी बात, सर अगर रेंट 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड मस्ट एक्सीड 10% ऑफ सैलरी, अगर 10% ऑफ सैलरी रेंट पेड से ऊपर रहा तो आपको ये जीरो लेना है। यस और नो? तो आपको क्या लेना है? जीरो लेना है। याद रखिए, याद रखिए, अगर रेंट पेड नहीं किया तो HRA का बेनिफिट जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा। और अकोमोडेशन अगर आपका खुद का है, अगर आप रेंट पे नहीं कर रहे हैं या अकोमोडेशन ही खुद का है, तो HRA का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सो कम ऑन, HRA का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर आपने 115 BSc ऑप्ट किया। HRA का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर आपके पास खुद का घर है। HRA का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर आप रेंट ही पे नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल आप पेरेंट्स के साथ रह रहे और रेंट ही पे नहीं कर रहे, तो आपको HRA का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। HRA का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा मतलब ये है कि अगर HRA मिलता है तो कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएगा। इन एनी अदर केस HRA का जो एग्जम्पशन है विल बी लोअर ऑफ, पहला एक्चुअल, दूसरा 50 और 40% ऑफ सैलरी, तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस DA फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। बेसिक प्लस DA फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। यस और नो? अच्छा एक बात समझ के चलिए, ऐसा हो सकता है ना कि पहले 6 महीने वो दिल्ली में रहे, बाद में 6 महीने वो गाजियाबाद चले जाए, तो सर 50% लेंगे या 40? क्योंकि जब आप दिल्ली में थे तो 50% ऑफ सैलरी था, जब आप गाजियाबाद चल जाएंगे तो 40% ऑफ सैलरी है। तो 50 या 40% ऑफ सैलरी एग्जैक्टली लेना क्या है? नाउ अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आप सिटी चेंज कर देते हैं, आपका सैलरी चेंज हो जाता है, HRA रिसीव्ड चेंज हो जाता है, कोई भी चेंज होता है, तो कैलकुलेशन हैज टू बी मेड सेपरेटली फॉर द रेलेवेंट पीरियड। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए दिल्ली में वो 6 महीने रह रहा है और गाजियाबाद में वो 6 महीने में रह रहा है, तो 6 मंथ्स का कैलकुलेशन अलग होगा, बचे हुए 6 मंथ्स का कैलकुलेशन अलग होगा। सो इफ देयर इज अ चेंज इन एनी फैक्टर, लेट्स से HRA, बिजनेस, HRA needs to be calculated separately. HRA needs to be calculated separately. Further, एडवांस सैलरी को हम कंसिडर नहीं करते HRA कंप्यूट करने में। एग्जम्पशन नहीं अवेलेबल होगा अगर रेंट पेड इज लेस देन 10% ऑफ सैलरी। यस, और भैया आपको बता दूं, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। HRA इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। यस मालिक? तो चलो एक बार HRA को फटाफट रिवाइज कर लो। 3 केसेस में HRA का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। 115 BSc एम्प्लॉय के पास अगर खुद का घर है, एंड तीसरा अगर वो रेंट पे नहीं कर रहा। बाकी सभी केस में लोअर ऑफ 3 थिंग, एक्चुअल, 50 और 40% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। चेक इट आउट। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ और अलाउंसेस है जो पार्टली एग्जम्प्ट है। सबसे पहला आता है इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट टू 2 चाइल्ड। कितना एग्जम्पशन है? 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट टू 2 चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंस का कितना एग्जम्पशन है? 300 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट टू 2 चाइल्ड। यस और नो मालिक? राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2 अलाउंसेस और है जो ओकेजनली पूछता है। एक है अंडरग्राउंड अलाउंस विच इज 800 पर मंथ, और एक है आपका ट्राइबल एरिया अलाउंस विच इज 200 पर मंथ।
राइट, ट्राइबल एरिया अलाउंस विच इज 200 पर मंथ। अगर एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है फॉर हैंडीकैप एम्प्लॉय, हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 रुपीज पर मंथ तक के एग्जाम्प्ट है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर अदर देन हैंडीकैप एम्प्लॉय को मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल, अगर ये हैंडीकैप एम्प्लॉय को मिल रहा है तो 3200 रुपीज तक के क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी लिस्ट दी अलाउंसेस की, वेल लॉजिकली इसको कभी पूछा नहीं जाता, जैसे स्पेशल एरिया अलाउंस हो गया, बॉर्डर एरिया अलाउंस हो गया, राइट, या हिल एरिया अलाउंस हो गया, इनको कभी पूछा नहीं जाता, बट एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यस और नो। तो सर इसी तरीके से हमारा सैलरी का जो पार्ट है ये भी क्या होता है, खत्म होता है, एक्सेप्ट द वन पार्ट जो अब हम लोग यहां डिस्कस कर लेते हैं, विच इज रिलीफ अंडर सेक्शन 89। यस, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। वेल रिलीफ अंडर सेक्शन 89 जो है ये स्टेप्स है फॉर कैलकुलेटिंग द रिलीफ, राइट। और ये रिलीफ कब मिलता है, जब आपको अरियर्स ऑफ सैलरी मिल रही होगी तब आपको ये रिलीफ प्रोवाइड होता है। और कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स के केस में भी ये रिलीफ क्या होता है, प्रोवाइड होता है। करना क्या होता है इस रिलीफ के अंदर में, देखिए रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) के अंदर में सबसे पहले आप टोटल इनकम निकालते हैं करंट ईयर की इंक्लूडिंग द अरियर्स। तो स्टेप नंबर 1 टोटल इनकम आप निकालिए इंक्लूडिंग द अरियर, इसके ऊपर आप टैक्स निकालिए करंट ईयर के हिसाब से। फिर आप इनकम निकालिए टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द अरियर, फिर इस पे टैक्स निकालिए और डिफरेंस ऑफ टैक्स को आप ए नाम देंगे। तो कम ऑन, स्टेप नंबर 1 करंट ईयर इनकम इंक्लूडिंग अरियर, स्टेप नंबर 2 उस पे टैक्स, करंट ईयर इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर, स्टेप नंबर 4 उस पे टैक्स, द डिफरेंस ऑफ टैक्स विल बी कॉल्ड एज ए। ये तो हुआ सब करंट ईयर का। अब आते हैं उस ईयर को जिस ईयर को ये इनकम बिलोंग करती है, जिस ईयर को ये इनकम बिलोंग करती है उस ईयर की इनकम इंक्लूडिंग अरियर, द इनकम ऑफ दैट ईयर जिस ईयर को ये बिलोंग करती है इंक्लूडिंग अरियर, उस पे टैक्स एज पर द रेट ऑफ दैट ईयर जिस ईयर को ये बिलोंग करती है। मान लीजिए आप 24-25 में आपको अरियर्स मिल रहा है, पर ये अरियर्स 21-22 से रिलेटेड है, तो 21-22 की इनकम इंक्लूडिंग अरियर, उस पे टैक्स एज पर द रेट विच वर एप्लीकेबल टू 21-22, 21-22 की इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर, उस पे टैक्स, एंड द डिफरेंस ऑफ टैक्स विल बी कॉल्ड एज बी। तो सब पहले करंट ईयर का निकालेंगे, फिर सब उस ईयर का भी निकालेंगे जिस ईयर को ये इनकम बिलोंग करती होगी। तो चलो कॉमन, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कैसे निकालते हैं, द इनकम ऑफ करंट ईयर इंक्लूडिंग अरियर, उस पे टैक्स, इनकम ऑफ करंट ईयर एक्सक्लूडिंग अरियर, उस पे टैक्स, द डिफरेंस ऑफ टैक्स विल बी कॉल्ड एज ए। ये तो हुआ सब करंट ईयर का। अब आते हैं 21-22 के लिए जिस ईयर को ये इनकम बिलोंग करती है, इनकम ऑफ दैट ईयर इंक्लूडिंग अरियर, उस पे टैक्स, इनकम ऑफ दैट ईयर एक्सक्लूडिंग अरियर, उस पे टैक्स, और डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज बी। द रिलीफ इज ए माइनस बी। द रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) इज ए माइनस बी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस मालिक। तो इस तरीके से प्रभु हमारा चार्ट रिवीजन पूरा खत्म होता है। अगर आपको ये सैलरी का चार्ट रिवीजन पसंद आया तो पहली बात तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगेन मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, एग्जाम से पहले अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि हमने पहले बेसिक किया, फिर परक्विजिट्स पे गए जो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट रखता है, फिर हम डिडक्शन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे गए, और अंत में हम अलाउंस पे गए। शायद आपने भी सेल्फ स्टडी जब सैलरी की कर रहे हैं इसी तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट कहां होता है, इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि जनरल केस में आप सैलरी और अलाउंस चालू करते हैं, आपका पूरा मैक्सिमम टाइम अलाउंस पे आके खत्म हो जाता है, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोर पार्ट है सैलरी का, दैट इज परक्विजिट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, वो हो ही नहीं पाता। इसी के लिए हमने इस बार थोड़ा सा चेंज किया, पहले इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर किया, फिर नॉन इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर किया। ये स्मार्ट स्टडी करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। यस, जो कि आपका सैलरी का रिवीजन हो चुका है, प्लीज जाइए और सैलरी के जितने प्रॉब्लम हमने रेगुलर क्लास में सॉल्व किए थे पहले वो सॉल्व कीजिए। इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक पे जाइए, दैट इज एमआरपी के ऊपर, एंड उसके बाद आप देखेंगे कि आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन भी हमने सारे ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। बस काम खत्म, और फिर आपको वेट करना है नेक्स्ट चार्ट रिवीजन के लिए, और हमारा चार्ट रिवीजन भी लगभग खत्म हो जाए आ जाएगा। यस, थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे अगले चार्ट रिवीजन के अंदर में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बाय बोलो बच्चों। यस सर, तो अब बचता है आपका नोट्स रिलेटेड टू रिटेंचमेंट कंपनसेशन, ये एक बार पढ़ लेना, एंड यहां आपका सैलरी का चार्ट रिवीजन भी खत्म होता है मेरे प्यारो। मई 26 एग्जाम से लेकर जनवरी 26 एग्जाम के बीच में आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके लिए रेलेवेंट है। सैलरी के अंदर में 2 अमेंडमेंट आए हैं जो मई 26 से लेकर जन 27 तक के इक्वली एप्लीकेबल है। ये 2 चीज अगर आप लोगों ने देख ली तो आपका काम हो जाएगा। एक और बड़ा टॉपिक हम लोगों ने सैलरी खत्म कर दिया है। कल लगभग आपका मैं कैपिटल गेन का रिविजन भी लेकर के आ जाऊंगा, एंड देन आपके सिर्फ 2 टॉपिक बचते हैं जो बड़े टॉपिक रहेंगे इस चार्ट रिविजन के अंदर में, दैट इज टीडीएस एंड
मेरे हिसाब से डिडक्शन। बाकी सब तो हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अगर आपको ये रिवीजन पसंद आया तो अपने हर उस दोस्त को भेजना, हर लाइब्रेरी तक पहुंचाना, हर उस बच्चे तक ये पहुंचाना जिसको सैलरी में डिफिकल्टी होती है और सैलरी फटाफट खत्म कर रहा है। इसके बाद जाओ, जा करके एमआरपी के सारे क्वेश्चन धुआंधार तरीके से कंप्लीट करो। अगर आपने रेगुलर या फास्ट ट्रैक बैच लिया हुआ है तो आपने ऑलरेडी सारे धुआंधार क्वेश्चन कर लिए हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले हैं रेगुलर या फास्ट ट्रैक में, उसको अच्छे से करके चल जाना। आपको पता है हमने बहुत 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 क्रिटिकल क्वेश्चन लिए हैं, वो क्वेश्चन को कर लेना। और बाकी सबको भ्रम में जीने दो कि सैलरी में 3-4 लाइन के क्वेश्चन आते हैं, आप डिटेल क्वेश्चन करके जाना। यस मालिक, फुल रिस्पेक्ट। मिलता हूं अगले लेक्चर के अंदर में। बाय बाय एंड टेक केयर।